हेलो मनी नाइन। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का हेलो मनी नाइन मेरा सवाल है में। और आज क्या शानदार रैली बाजार के अंदर देखने को मिल रही है। और सबसे पहले तो अपने दर्शकों से हम माफ़ी चाहेंगे कि आज हमारा कार्यक्रम 5 मिनट लेट शुरू हुआ। रवि जी की थोड़ी व्यस्तता थी तो शायद उनको जुड़ने में थोड़ा समय लगा। 114 अंकों पर इस समय निफ्टी कामकाज कर रहा है। 22,932 का लो लगाने के बाद अब 23,071 का आज का स्तर देखने को मिल रहा है। बुल्स और बेयर की लड़ाई में आज पूरी तरीके से बुल्स जो है वो हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और खासतौर से फार्मा क्षेत्र के अंदर काफ़ी शानदार रिकवरी। अभी इस नए उच्चतम स्तर बनते हुए बाजार में किस तरह की रणनीति अपनाई जाए, इसी पर हम बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ क्या अभी खरीदारी करनी चाहिए या फिर थोड़ा सा कैश में रहना चाहिए। खबरों वाले शेयरों पर भी बातचीत होगी, बजिंग स्टॉक्स में, वाह के आईपीओ सेगमेंट में, आईपीओ बाजार में बातचीत होगी और आखिर में चुन चुन के तो होगा ही। सबसे पहले आज के मेहमान को आपसे रूबरू कराते हैं। डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे बाजार पर ही राय जानना चाहेंगे। धन्यवाद विपुल जी। मार्केट की तो चर्चा क्या ही करनी है, पहले तो क्षमा मांग लें, थोड़ी सी कनेक्टिविटी हमारे यहाँ पे अभी भी समस्या देती रहती है और इसी नहीं वजह नहीं, से कोई थोड़ा बात सा लेट हो गया। नहीं। जी जी। और इस समय मार्केट देखिए, मार्केट में तो कोई डाउट नहीं है कि मार्केट बहुत बुलिश है। और आपको आज सिंपल स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलेंगे तो आपको काफी हद तक बेनिफिट होगा। लेकिन आज मैं आपको दो तरीके की स्ट्रैटेजीज पूरे प्रोग्राम में सजेस्ट करूंगा। जी निफ्टी के व्यू पे आते हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी तो सिंपल है कि इस समय आपके पोर्टफोलियो में जो प्रॉफिट आ रहा है उस पे हम प्रॉफिट कितना बुक करेंगे, आज वो स्ट्रैटेजी है। लेकिन मैं ये बाद में बीच में पूरा प्रोग्राम देखना पड़ेगा जिससे कि रिवील करें कि कैसे कैसे करेंगे। दूसरा, इस समय एक और स्ट्रैटेजी कि जिन स्टॉक्स में आपकी पोजीशन है उन स्टॉक्स में अब आपको क्या करना चाहिए और क्या ले करके आप अपने रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। ये दो चीजों का आज मेन फोकस मैं अपने प्रोग्राम में रखने वाला हूं, जिससे कि विपुल जी और हम लोगों ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो आपको शेयर करें। दूसरा, इस समय निफ्टी का देखिए व्यू, कोई डाउट नहीं है, निफ्टी 23,500 होने वाला है। सारे स्टॉक्स चल रहे हैं, कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। पहला इंडिकेशन कि किसी भी कॉल और पुट पे सेल करने की गलती ना करें। आपको बहुत हाई वोलेटिलिटी मिल रही है, बहुत अच्छे पैसे मिल रहे होंगे, लालच बहुत आएगा। मिठाई बहुत अच्छी अच्छी सजा कर रखी गई है, लेकिन खानी वही है जो आपको पच जाए। जो नहीं खाएंगे, जो खाए वैसी खाएंगे उसमें पेट खराब हो सकता है। दूसरा, इस समय ऑप्शन राइटर्स के लिए स्ट्रैटेजी में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आप लोगों को ऑप्शन राइटिंग बहुत सोच समझ कर करनी है, चाहे इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, आर्बिट्राजर हो, एल्गो ट्रेडर हो, क्योंकि ये सारे आपको प्रॉब्लम देंगे ही देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। अब निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात कर ले, बैंक निफ्टी भी यहाँ पर काफी अग्रेसिव अप ट्रेंड में है। और मुझे लगता है कि अब 50,000 का आंकड़ा तो हमने पहले भी दिया था, और जब 50,000 का दिया था तब विपुल जी ने 2 हफ्ते पहले भी चर्चा करी थी 50,000। जी 50,000, और अब शायद हो सकता है हम 52,000 पे जाएं। तो फिलहाल मार्केट बहुत तेज है और स्टॉक स्पेसिफिक की चर्चा हम आगे करते रहेंगे। बिल्कुल। और देखिए क्या वाकई में शानदार रैली जो है इस समय बाजार के अंदर बनी हुई है। और आपका नाम देखते ही, फोटो देखते ही इतनी बड़ी संख्या में दर्शकों की सवाल जो है वो भर भर के आ रहे हैं सर। तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपने कार्यक्रम में जगह दे पाएँ। और शुरुआत तो उसी शेयर से होगी जिस पर सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। पूजा जी हैं, पूजा जी कह रही हैं जय माता दी। जय माता दी आपको भी। एनएचपीसी से शुरुआत करते हैं। 300 शेयर इन्होंने 92 के भाव पर लिए हुए हैं। कह रही सर होल्ड करूं या प्रॉफिट बुक करूं या फिर परचेज कर सकती हूं क्या करंट लेवल पे। आज थोड़ी सुस्ती जरूर देखने को मिल रही है एनएचपीसी के अंदर, बाजार जरूर तेज है, लेकिन ये 105 के आसपास आकर के शेयर पे एक रुकावट सी लग जाती है। अब हरे निशान में आता हुआ 102 रुपये 60 पैसे का स्तर ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ। कैसे देख रहे हैं सर एनएचपीसी को, और ये जो कंसोलिडेशन का फेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये कब तक चलेगा सर? विपुल जी, इसका आंसर मैं आपकी बैक एंड टीम से भी थोड़ी हेल्प लूंगा। जी जी। देखिए, साफ साफ है कि चुन चुन के स्टॉक में मैंने आज 2 दिए थे, उसको अगर आप 3 कर लें और एनएचपीसी को भी इंक्लूड कर दें, करंट लेवल पर बाय टारगेट होगा 120 रुपए का, 120 का, और स्टॉप लॉस होगा यहां पर 92 रुपीज का। आपकी बैक एंड टीम अगर इसको बिल्कुल। चुन चुन के में डाल ले तो अच्छा रहेगा। कुछ इसी तरीके के प्रोग्राम में आज चुन चुन के स्टॉक, आज मैं पूरे इसी प्रोग्राम से ही फाइंड आउट करूंगा। 2 स्टॉक बचेंगे लास्ट में जिससे मैं दूंगा। तो एनएचपीसी बिल्कुल बिना सोचे समझे बाय कर लीजिए, आंख बंद करके। मौका है अभी के अभी, आगे पीछे मत सोचिए। कुछ बहुत गिरेगा और एवरेज कर लीजिएगा, प्रॉफिट बुक करने की जल्दी मत करिए।
120 टारगेट दिया है, कम से कम 110 तो आने दीजिए। 110 आएगा, 50% प्रॉफिट बुक करेंगे और 120 के टारगेट की लड़ाई करेंगे। बिल्कुल, तो 120 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह है। और जैसे ही ग्राफिक्स प्लेट हमारी रेडी होगी, हम तुरंत इसको ऑन स्क्रीन पे लेकर के आएंगे। तो आज पूरे कार्यक्रम के दौरान जो हमारी चर्चा होगी उसकी हम कोशिश करेंगे कि ग्राफिक्स बना करके आपको प्रस्तुत करते रहें। 92 के आसपास है, खरीदिए, माफ़ कीजिएगा, 102 के आसपास चल रहा है और खरीदारी की सलाह यहाँ पर है। और 120 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। राजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी को नमस्कार। ठीक है, हेलो सर। हाँ नमस्कार सर। राजेश जी नमस्कार सुन सर। सर मेरे पास वेदांता के शेयर है सर, 160 शेयर, 442 के रेट पे। 442 के भाव पर आपने लिए हुए हैं। और नजरिया सर क्या मेरा है सर 2 आपका? महीने का नजरिया है सर, 2 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए, अच्छी बात यह है कि आप प्रॉफिट में हैं। 442 पे लिए हुए हैं, 460 के आसपास चल रहा है। 17-18 रुपए इनको मिल रहे हैं यहाँ पर। नज़रिया लंबा नहीं है सर, लेकिन काफ़ी शानदार मूव जरूर इस शेयर के अंदर हमने देखा कि एक महीने के अंदर करीब 13-13.25% और 6 महीने में शेयर डबल हो गया। हालांकि उससे पहले काफ़ी थका रहा था, परेशान कर रहा था, लेकिन जब चाल आई तो काफ़ी शानदार रही है। इन्हें कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए सर? विपुल जी, भले छोटा लिया हो लेकिन थोड़ा बड़ा प्रॉफिट निकलवाते हैं और इसको और चलवाते हैं। अभी चलने दीजिए। मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं, 3-4 दिन और रखिए। मतलब अगर बुक करना है तो फ्राइडे को सोचेंगे, थर्सडे और फ्राइडे को सोचेंगे। और मुझे ऐसा लगता है ना ही बुक करिए तो अच्छा है, 550 आने दीजिए। अगर आप देख लीजिए, आपकी चॉइस है, बुक करना है मैं मना करूंगा, बुक तो नहीं करिए। दूसरा, अगर बुक करना है तो 480 पे बुक करिए, नहीं बुक करेंगे तो 580 के लिए लड़ाई करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पोजीशन होल्ड करिए और थोड़ा सा और 2-1 दिन का समय दीजिए, प्रॉफिट और बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी बने रहिए सर। हाँ, बेचने की गलती मत कीजिए, बने रहिए, अच्छा और मुनाफा होगा आपको यहाँ पर। चलिए जरा इस बीच जरा एनएचपीसी जरा दिखा दीजिए। अभी रवि जी की राय यहाँ पर निकल करके आई है और 120 रुपए के लक्ष्य यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। और अभी मौजूदा भाव के आसपास खरीदे। एक स्टॉप लॉस जो आपको दिया गया है वो 92 रुपये का है, जो कि सवाल भी जिनका आया था उन्होंने भी, पूजा जी ने 92 के आसपास लिया हुआ है। तो अभी बने रहिए पूजा जी। और आप सभी दर्शकों के लिए अभी भी करंट लेवल पे आप खरीद सकते हैं। 17-18 रुपये का अपसाइड देखने को मिल सकता है। बाकी 110 पे एक बार आप फिर से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। वितु राय जी कह रहे हैं, विपुल सर और रवि सर जी आपकी जोड़ी को नमस्कार है। आपको भी नमस्कार है वितु राय जी। कह रहे हैं कि आपकी सलाह पर हमने 80% प्रॉफिट बुक कर लिया है, अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए सर, जवाब जरूर दीजिएगा। बहुत सारे लोगों को डर लग रहा है, लोग थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं सर, और 80% इन्होंने बुक कर लिया है। आगे की स्ट्रेटजी समझना चाह रहे हैं, क्योंकि अब ये हफ्ता काफ़ी महत्वपूर्ण है। चुनाव के नतीजे जो है वीकेंड पे आ जाएंगे, एग्जिट पोल के नतीजे। कैसे रणनीति बनाई जाए सर इस बाजार में? विपुल जी बिल्कुल सही किया, बहुत अच्छा काम किया। और अब उन लोगों के लिए स्ट्रैटेजी जिसकी हमने चर्चा करी थी, जी आपका 1 मिनट समय लूंगा। बिल्कुल क्वेश्चन हो सर, सकता है बिल्कुल। आप टूट जाएं, लेकिन आप बिलीव रखिए कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर इन्हीं जो मैं बातें कर रहा हूं उसमें है। पहला, आज एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए कि आपने मार्केट में टोटल इस समय 1 लाख रुपए लगा रखा है। हो सकता है किसी ने 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 50,000 जो भी लगा रखा है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, किसी ने 1 लाख रुपए अगर लगा रखे हैं और आपको प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट कितना आ रहा है? अगर 10% से ऊपर प्रॉफिट आ रहा है तो आप पूरे 1 लाख रुपए जो आपके इन्वेस्टेड है, उस पूरे हर एक स्टॉक के बराबर क्वांटिटी को चूज करिए और उससे 25,000 रुपए बाहर निकाल लीजिए। फिर से ध्यान दीजिए, उन स्टॉक्स में सौदा नहीं काट, ये न सोच के काटिएगा कि किसी में लॉस आ रहा है, किसी में प्रॉफिट आ रहा है तो मैं प्रॉफिट वाला सौदा तो काट दूं, लॉस वाला ना काटूं। नहीं, आपको 25,000 जो बाहर निकालना है वो इक्वल वेटेज से निकालना है। यानी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, सपोज करिए कि आपने एक शेयर में सीधे सिर्फ 50,000 डाले थे, बाकी 5 शेयरों में आपने 10-10,000 डाले थे। तो आपको 25% निकालना है। 25% कैसे निकलेगा? अगर 50,000 का 25% निकालते हैं तो यानी कि आपको 12,500 रुपए आपको सिर्फ 50,000 वाले स्टॉक से निकालना है। बाकी जो 10-10 हजार के लिए थे उन सारे मिला करके 12,500 रुपए निकालने, जिससे कि 25,000 रुपए आपके बाहर होंगे। समझ में बहुत सिंपल आ गई होगी स्ट्रैटेजी। इतना करना है, जितने भी स्टॉक्स में निवेश है उनमें 25, टोटलिटी में 25% फ्री बाहर करना है। यही सिंपल स्ट्रैटेजी अभी अपना कर रखिए। और अभी 25% से जैसे ही हमने एक स्टॉक दिया जिसका नाम अभी आपने एनएचपीसी सुना, कहा करंट लेवल पर खरीद लीजिए, तो जो 25,000 रुपए आपके बाहर निकले हैं ना, उसमें से
3,000 रुपए का ये शेयर फिर खरीद लीजिए। अब रेशियो आप खुद निकाल लीजिएगा, यानी 3 से 4,000 रुपए का एक स्टॉक बन गया, इसको खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी को हम रोल ओवर करते चलेंगे और यही आपको यहाँ पर बेनिफिट देगी। तो आपने अगर 80% बुक कर लिया तो अब उसका 20% हिस्सा, यानी कि 80% का 20% हिस्सा वापस से आप जो चुन चुन के स्टॉक्स हैं उनमें लगाना शुरू कर दीजिए। एनएचपीसी में पहली एंट्री हो चुकी है, कर लीजिए। चलिए, तो एनएचपीसी के साथ शुरुआत कीजिए। 25% मुनाफा जो है अगर आप बुक करना चाहते हैं तो बुक कर लीजिए। और उसके बाद से जो नए शेयर बताए जा रहे हैं जहां पर अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, वहां पर आप थोड़ा थोड़ा करके निवेश कर सकते हैं। राहुल यादव जी कह रहे हैं कि जय वीरू की जोड़ी है सर आप दोनों की। धन्यवाद सर जय वीरू की जोड़ी बताने के लिए। कह रहे हैं मैं राहुल यादव महाकाल की नगरी उज्जैन मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। हमारा भी सवाल ले लिया करो विपुल जी, हम भी आपको यूट्यूब के माध्यम से रोज़ देखते हैं। अभी कौन से स्टॉक्स हैं जिनको खरीद सकते हैं? तो अभी आपको एक शेयर बता दिया गया है एनएचपीसी। कार्यक्रम के अंत तक आप बने रहिए, और भी शेयर आपको मिलते रहेंगे। और आखिर में चुन चुन के सेगमेंट हमारा खास सेगमेंट है उसमें भी आपको रिकमेंडेशंस मिलेगी। तो कार्यक्रम के आखिर तक आप बने रहिए राहुल जी। अब जरा मोहित जी से बातचीत कर लेते हैं। मोहित जी को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते मोहित जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सर। बताइए क्या प्रश्न है सर आपका? सर मेरा प्रश्न ये है कि मैं बीईएल और मोइल दो शेयर है, इनमें एंट्री करना चाहता हूँ, क्या ये सही समय है एंट्री करने के लिए? चलिए, बीईएल के पहले जरा बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि बीईएल जो है लगातार चर्चाओं में रहा है, काफ़ी अच्छे रिटर्न भी दिए हैं और रक्षा क्षेत्र अपने आप में जो है आपके पोर्टफोलियो को रक्षा प्रदान कर रहा है। अब फ्रेश एंट्री के लिए जगह बचती है कि नहीं, ये जरा हमको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शेयर में काफ़ी शानदार रैली रही है। पिछले एक महीने में 25-25.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर आ चुकी है। 6 महीने में शेयर डबल हो चुका है और ये चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या शानदार रैली, एक तरफा रैली यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। सर बीईएल रक्षा क्षेत्र की अग्रणी कंपनी और काफ़ी शानदार रिटर्न, अभी क्या करना चाहिए? क्या फ्रेश एंट्री करना चाहिए इनको? आप म्यूट हो गए सर। जी क्षमा करें। जी देखिए इस समय मैं आपसे ये कहूंगा विपुल जी, पहले तो आपके माध्यम से, आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से जितने लोगों ने इतने कमेंट्स आप लोगों के यूट्यूब पे किए हैं, मैं अगर आपका कोई भी प्रोग्राम देखने जाता हूं, बहुत लोग इतना बढ़िया बढ़िया कमेंट करके रखते हैं। इन्होंने, बहुत से लोगों ने ये कमेंट किया कि उनका प्रॉफिटेबिलिटी आई, उनको जो है वो अच्छे खासे प्रॉफिट मिल रहे हैं, लॉस से रिकवर हुआ है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग प्लीज इसी तरह फॉलो करते रहिए, हमें दुआएं देते रहिए, हम आपको प्रॉफिट कमाते रहें, यही मेरी दिल से दुआ है। और जिन लोगों का हम लोग रिप्लाई नहीं कर सकते उनसे भी चमचम क्षमा मांग रहे हैं और दिल से आपको धन्यवाद कर रहे हैं, मैं और विपुल जी दोनों। विपुल जी प्लीज बिल्कुल, आप भी नहीं नहीं कर बिल्कुल दीजिए। सर, मैं तो हर रोज मतलब जो है हाथ जोड़ के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं कि वाकई में जिस तरीके से प्रेम लोगों का मिल रहा है, हम भी कोशिश ये करते हैं कि आपको बिल्कुल नाराज होने का मौका ना मिले और कभी अगर कोई सवाल ना लिया जाए तो भी आप लोग नाराज मत होइए। हो सकता है कि आपसे बातचीत ना हो लेकिन आपके शेयरों पर अवश्य बात हो जाएगी। कई बार एक ही शेयर पे 20-20, 30-30 सवाल हो जाते हैं, तो शेयरों पे चर्चा करना जरूरी है। व्यक्तिगत रूप से हो सकता है टिप्पणी ना हो पाए। जी रवि सर। जी अब देखिए बीईएल की बात कर ले। देखिए 285 और 290 के बीच में अगर खरीदना है तो 25-30% खरीद दीजिए, यानी 100 शेयर खरीदने थे तो 40 शेयर खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर रुकने वाला है कहाँ, गिरने के लिए कुछ है ही नहीं है, बढ़ने के लिए 335 रुपए का लक्ष्य नया आया। आपको याद होगा विपुल जी, इसने इतना परेशान किया 229, 30 और 35 के पास, जब मैं 255 का भी टारगेट देने में डरता था, लेकिन फिर भी मैंने 280 दिया वहां पर, और अभी उसको इंक्रीज करके 335 कर रहा हूं। जल्दबाजी ना करें, अच्छे शेयर में बैठे हैं, जिन्होंने नीचे ले रखा है वो अपने को थोड़ा सा और गदगद हो कि हम अब 335 की चाल पे सफर करेंगे, वहां काटने की सोचेंगे। नीचे वीचे कुछ नहीं है, सब जाने दीजिए। मार्केट की जितनी हवा है वो सब हवा हवा में हो जाएगी। अभी फिलहाल स्टॉक तेज है, बनाकर रखिए 335। 335 का लक्ष्य जो है बीईएल के लिए, नया लक्ष्य जो है दिया जा रहा है। इस बीच हर्षित चौहान जी कह रहे हैं मनी 9 को हमारा नमस्कार। आइए सर कार्यक्रम शुरू करते हैं। कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही इनकी टिप्पणी आ गई है, तो बहुत सारे दर्शकों की इतनी सारे कमेंट्स रहते हैं, कई बार सबको पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन धन्यवाद, आप लोग ऐसे ही अपना प्रेम जो है बरसाते रहिए। सूर्यकांत मोहराना जी कह रहे हैं विपुल सर नमस्ते। आपको भी नमस्कार।
चलिए, रवि सर के लिए टिप्पणी आई है, करें। रवि सर, आप कहाँ चले गए थे? आपके बिना प्रोग्राम अधूरा अधूरा सा लगता है। आप और विपुल जी की जोड़ी कमाल है। थैंक यू सर। पंकज चौरसिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना ध्यान से देखते हैं। और मैं हमेशा रवि सर से कहता हूं कि सोमवार को आप छुट्टी मत लिया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे दर्शक आपको इतना फॉलो कर रहे हैं और वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं। चलिए सर, एनटीपीसी पे अगला सवाल लेते हैं। ईरान अंसारी साहब का सवाल है, कह रहे हैं एनटीपीसी में क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से ये एन वाले जितने भी स्टॉक्स हैं ना, वो तो ऐसा चलते हैं कि जिनके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, चाहे एनटीपीसी हो चाहे एनएचपीसी हो। मुझे लगता है अभी फिलहाल एनटी पीसी में भी करंट लेवल्स अगर देखते हैं तो अभी भी अच्छा खासा दमखम दिखाई देता है। थोड़ा करेक्ट होगा, लेकिन सावधान हो जाइए। और एक बात, 360 और 358 के आसपास आता है, 365 से 364 से खरीदना शुरू कर दीजिए। अभी थोड़ा सा करेक्ट और होगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसका लक्ष्य अगर लॉन्ग टर्म देखते हैं तो 410, शॉर्ट टर्म देखते हैं तो 395, दोनों लक्ष्य आपको सामने नजर आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वेट कर लें, करेक्ट होने पे और खरीद लें। और जिन्होंने पहले ले रखा उनको इतना घबराने की जरूरत नहीं कि 5-10 रुपए की जॉबिंग करते रहे, कोई फायदा नहीं है। वेट कर लीजिए, 395 तक आने दीजिए। बिल्कुल, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई एनटीपीसी पे। और इस बीच सर, 1100 से ज़्यादा दर्शक लाइव हमें देख रहे हैं इस समय। तो आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही कार्यक्रम में आप लोग अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाते रहिए। जितने ज़्यादा लोगों तक का आप पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, कलीग्स को, परिवारजनों को, अपने मित्रों को बढ़ाते रहिए, ताकि सही जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंच सके। और जो तमाम सोशल मीडिया के जरिए मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है वो, उससे लोग बचते रहें और अच्छे मुनाफा कमाएं। मनी टाइम के परिवार को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। अगला दर्शक जो है हमारे साथ विशाल जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले सप्तऋषि धर साहब कह रहे हैं, विपुल जी मेरा प्रश्न ले लीजिए, मैं कोलकाता से हूं। मार्केट कब तक करेक्ट होगा और करेक्ट होने पर मुझे डिफेंस शेयर का कौन सा स्टॉक लेना चाहिए? दूसरा प्रश्न एनटीपीसी पर इन्होंने पूछा है, 364 की खरीदारी। तो एनटीपीसी पे अभी आपने चर्चा सुन ली, और वहाँ पे जो लक्ष्य थे वो 395, 400 के ऊपर के लक्ष्य यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। तो आप का जहाँ तक करेक्शन की बात है वो हम रवि जी से पूछते हैं, लेकिन उससे पहले जरा विशाल जी से बातचीत कर लेते हैं। विशाल जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, नमस्कार डॉक्टर रवि सिंह जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं सर, कैसे हैं आप? सर जयपुर से बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत गर्मी पड़ रही है। ओ, गर्मी तो सर यहाँ ये जो ठंड का जो हल्का सा जो एहसास है वो आपके कार्यक्रम से ही आता है। ओहो, नहीं, आपसे बात करके जो है दिल खुश हो गया सर। क्या करते हैं विशाल जी आप? सर मैं एक लैंग्वेज इंटरप्रेटर हूँ, फ्रेंच अच्छा। बोलता हूँ। तो वाह। मैं टूरिज्म इंडस्ट्री में हूँ फिलहाल। मैं अपने माता पिता के साथ तीनों आराम से बैठे हुए आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, रोजाना ही देखते हैं इनफैक्ट। अरे शुक्रिया सर। कैसे लगते हैं वैसे मनी टाइम के कार्यक्रम आपको? जी, मनी टाइम के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत ही इंस्पायरिंग है, मतलब क्योंकि स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा चीजें जो है वो गलत फहमियां उस तरह की फैली होती हैं, लोग गलत तरीके से चीजें सीख लेते हैं। उसके बाद फिर वो क्या ये कैसा प्लेटफॉर्म लगता है मेरे को, जहाँ पर चीजों को साफ ठीक से उनका एनालिसिस किया जा सकता है और सच्चाई पता लग सकती है। आप शुक्रिया सर, ये हौसला अफजाई करने के लिए आपका। क्या प्रश्न आप लोग करते हैं हमारी? क्या प्रश्न है सर आज आपका? प्रश्न मेरा पोर्टफोलियो है, 3-4 पोर्टफोलियो है मेरे जो ठीक चल रहे हैं आप लोगों के पास है। जी। मैं ये चाह रहा हूँ कि लॉयड इंजीनियरिंग के बारे में काफी टाइम से मतलब मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इस शेयर को। इंजीनियरिंग में मतलब इंजीनियरिंग इंडिया को भी मैं लेना चाह रहा था जी। तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या इसके फंडामेंटल्स ठीक है और क्या उसमें निवेश किया जा सकता है क्या? ठीक है, वो बताते हैं आपको। आज आधे फीसद के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। काफ़ी लंबे समय से सर ये ऑब्जर्व कर रहे हैं शेयर को, और ये अब यहाँ पे खरीदारी करना चाह रहे हैं। हालांकि एक महीने में 10% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर देखने को ज़रूर मिला है, लेकिन क्या फ्रेश एंट्री के लिए यहाँ पर कोई जगह दिखाई दे रही है? नतीजे हम देखें तो मिले जुले रहे थे, क्योंकि बिक्री में महज 8% का इजाफा देखने को मिला है। आपकी सलाह क्या होगी? देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लॉन्ग टर्म का मतलब मैं अगर कहूंगा तो 3 से 5 साल, प्लीज क्लियर करिएगा। 3 से 5 साल के लिए अगर है तो मेरे हिसाब से स्टॉक अच्छा है। लेकिन अगर आप अभी के मोमेंटम में देख रहे हैं तो इससे ज्यादा जो अग्रेसिव इस समय दौड़ भाग मचा रहा है वो है अशोक लेलैंड, और थोड़ा सा अच्छे वैल्यू पे मिल रहा है। मुझे लगता है आप अगर अशोक लेलैंड आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आप उसकी तरफ फोकस करें। लेकिन इस स्टॉक पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा अभी रुक सकते हैं। 1-2 वीक में शायद और करेक्शन आपको देखने को मिले आफ्टर
इलेक्शन रिजल्ट और थोड़ा सा करेक्ट हो, लेकिन बट हाँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा है, तो डिप पे थोड़ा सा बाई की स्ट्रेटजी रख सकते हैं, फिलहाल अभी अवॉइड रखें। अभी जो है अवॉइड करें, ये जो है आपके लिए सलाह निकल करके आती हुई। और इस बीच नीलांबर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलांबर जी को नमस्कार। नमस्कार 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 सर जी, नमस्कार रवि सर जी। आप रवि सर जी से क्या बोलते हैं, बात करने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा, वीक भर गायब थे। सर आज आपकी बात हेलो? हो रही है रवि जी से, आप जो कहना चाहें रवि जी जी, को जी, कह जी। सकते हैं, पूछ सकते हैं रवि जी से, बताइए। सर सर मेरे पास सर डीसीबी के 45 शेयर है सर, 155 के भाव से। सर इसको मैं होल्ड करूं, सेल करूं कि मैं और एवरेज करूं सर? एक बार कंपनी का नाम दोबारा बोल देंगे सर। डीसीबी बैंक सर, डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक, अच्छा अच्छा। डीसीबी जी, बैंक पे शेयर आपने लिए हुए हैं, और जरा इनकी खरीद का भाव भी दिखा दीजिए, किस भाव पे इन्होंने लिए हुए हैं। अभी 130 के आसपास, 155 सर। 155 पे आपने हाँ। लिए हुए हैं, ठीक है। अभी आपको 25 रुपए पर शेयर का नुकसान हो रहा है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर आप? मैं रख से तो सर एवरेज करने बोलेंगे तो मैं एवरेज भी कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, एवरेज करने लायक है भी कि नहीं ये तो पहले समझ लेते हैं रवि जी से। और जी, अभी जी, जी, 7-8% के आसपास का करेक्शन एक महीने में देखने को मिला है। बैंकों में जिस तरह की रिकवरी रही है उसके मुकाबले शेयर वैसा चला नहीं है। 15-16% के आसपास का रिटर्न पिछले 6 महीने में रहा है, साल भर में 10-12%, जबकि बहुत सारे शेयर तो पीएसयू के मिड कैप में डबल भी होते हुए हमने देखे हैं। सर डीसीबी पे क्या एवरेज करने की रणनीति इनकी सही रहेगी? देखिए बिल्कुल, वैसे डीसीबी बैंक हो या फिर बैंकों के बहुत से स्टॉक्स मैंने रिकमेंड किए हैं, आपने थोड़ा हायर लेवल पर खरीदा है, क्योंकि मेरे को याद आता है अगर आप चुन चुन के स्टॉक्स को देखेंगे तो आपको 120, 125, 132 तक मैंने रिकमेंडेशन इस पे दी है, और 155 का ही टारगेट दिया था। अनफॉर्चुनेटली शायद आपने थोड़ा वहां फंस गए, लेकिन कोई बात नहीं सर, निकल जाएंगे। अभी के रेंज में आप चाहे तो इस पे एवरेज कर लीजिए, नहीं तो इससे आधे पे डबल क्वांटिटी मिल रही है, उसको ले लीजिए, वो है पीएसबी या फिर सेंट्रल बैंक, दोनों में से कोई भी और ऐड करना हो कर लीजिए। अब डीसीबी बैंक की बात कर लेते हैं। देखिए डीसीबी बैंक थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर लेके रखते हैं, ये पड़ा रहने दीजिए, इस पे लॉस बुक करने की जरूरत नहीं, इससे कुछ होगा नहीं। 20 रुपए में आपको लग जरूर रहा है, जब दौड़ेगा तो ये 180 की दौड़ लगाएगा, तो 180 का दमखम रखता है, तो उसी पे दिमाग नहीं लगाना, थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगर एवरेज करना है तो भी कर सकते हैं, नहीं करना दूसरी इसकी जगह पे सोच रहे हैं किसी को और को ले ले, तो आपको 2 स्टॉक बता दिए, उनको ले लीजिए और बिल्कुल भूल जाइए अभी कुछ दिन के लिए। भूलने के बाद जब वापस देखेंगे तो और गर्मी में और ठंड का एहसास होगा, चिंता मत करिए। चिंता मत कीजिए। इस बीच सर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं बैक टू बैक अशोक लेलैंड को लेकर के। पुरुषोत्तम जी हमारे साथ लाइन पे हैं, लेकिन जरा रजत कुमार जी का सवाल है, रंजन राठौर जी का सवाल है, और भी बहुत सारे सवाल हैं, और सब फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं। या रजत जी कह रहे हैं कि क्या कब एंट्री करनी चाहिए, रंजन जी कह रहे हैं कि फ्रेश एंट्री के लिए सही टाइम कौन सा है। नतीजे आए हैं, नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं, और उम्मीद से बेहतर नतीजों के बाद हम देख रहे हैं रेवेन्यू थोड़ा सा डाउन जरूर रहा है, लेकिन मुनाफा में बढ़ोतरी देखने को मिली है, और आज शानदार रैली भी देखने को मिल रही है। सर तो अशोक लेलैंड पे आपकी टिप्पणी जाना चाहेंगे, फ्रेश एंट्री। देखिए मैं तो ये कहूंगा कि अशोक लेलैंड ही एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपको अगर पता हो, देखा हो, तो आपने मारुति है, टाटा मोटर सब चल गई, लेकिन ये चलने को तैयार नहीं था। और मुझे याद आता है पहली जो रिकमेंडेशन मैंने, बहुत पहले नहीं जाते, थोड़ा सा पहले अगर जाते तो 175 रुपए जब था, देखिए चुन चुन के स्टॉक की डेट से मैच करेगा। 195 था तब भी मैच करेगा, एक 222 अभी चल रहा है, अभी मैच करेगा, क्योंकि मेरा टारगेट 250, 255 रुपए का है। तो बिल्कुल बाय करिए। और ऑटो स्टॉक में और मिल क्या रहा है आपको, जो मिल रहा है वो बहुत महंगा मिल रहा है, इसलिए इसको लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट होगा 255 रुपए का। स्टॉप लॉस देखते हैं तो 215, 214 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस बनता है। चलिए, तो 255 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, अभी भी फ्रेश एंट्री आप बिल्कुल ले सकते हैं। पुरुषोत्तम जी से बात करते हैं। पुरुषोत्तम जी नमस्ते। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते पुरुषोत्तम जी, कैसे हैं? सर ठीक है सर। चलिए, आप ऐसे ही ठीक रहिए, बस हम यही चाहते हैं। बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर मैनकाइंड फार्मा का हाँ 150 शेयर लिए हैं हम, तो अच्छा। 1690 रुपए का भाव में। 1690 रुपए के भाव पर आपने मैनकाइंड फार्मा के शेयर लिए हैं, करीब करीब 17 रुपए, 1700 के आसपास लिए। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर आप? होल्ड कर सकते हैं सर, 2-3 साल तक, है ना? 2-3 साल तक होल्ड कर सकते हैं। चलिए, अच्छे मुनाफे पे भी हैं आप। और 400 रवि जी को सर मेरा नमस्ते भी बोलिएगा। रवि जी को बीच में रवि जी नहीं थे ना, तो हम देखते थे और फिर कोई सवाल नहीं पूछते थे, ऐसे ही छोड़ देते थे। तो कहीं चले गए थे क्या गुरु जी? गुरु जी कहीं चले गए थे? बताइए सर। रवि जी, लोग कितना बेसब्री से इंतजार करते हैं आपका। तो सर रवि जी कभी कलकत्ता आए तो थोड़ा कैसे इन्फॉर्म मिले हम लोग को।
नहीं नहीं, बिल्कुल कोलकाता आएंगे, और हम जब कोलकाता आएंगे तो हम भी रवि जी के साथ ही आ जाएंगे, तो इसी बहाने आप जी लोगों सर, से जरूर मुलाकात आइए, होगी। जरूर आइए। जी जी जी। हाँ हाँ सर, कोलकाता आइए तो एक बार मुलाकात हो इधर, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोलकाता आकर के आपसे मुलाकात करते हैं सर। लेकिन अभी आपके शेयर पर चर्चा कर लेते हैं। 400 रुपये पर शेयर इनके बन रहे हैं सर, और 2-3 साल अभी होल्ड कर सकते हैं। आज फार्मा शेयरों में काफ़ी अच्छी रैली भी देखने को मिल रही है। आपकी क्या सलाह रहेगी, और ये जो दर्शकों का प्रेम आप पर उमड़ रहा है, इस पर क्या टिप्पणी करेंगे सर आप? देखिए, मैं एक रिक्वेस्ट आपके माध्यम से ही करना चाहता हूं। जब भी मैं किसी भी सिटी में विजिट करता हूं, मैं अपने स्टेटस पे डाल देता हूं कि मैं आज इस सिटी में हूं। अगर सपोज मैं अभी बनारस गया था तो भी मैंने डाला था। और जब भी अगर आप ऐसा स्टेटस देखें और आप उस सिटी के हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट होगी, प्लीज मुझे कॉल करिए या फिर मुझे मिलने के लिए आइए, बात करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। अगर मैं कानपुर आपके कोलकाता आऊंगा तो सर आपको स्टेटस पे मेरे मिल जाएगा। अगर मैं लिख देता हूं कि मैं कोलकाता में हूं, तो प्लीज बेहिचक बिना किसी सोचे समझे आप मुझे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। मैं जरूर मिलना चाहूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं से मैं इसीलिए स्टेटस पे ये डालने की कोशिश, मैं कुछ और स्टेटस नहीं डालता, ये जरूर डालता हूं कि अभी कहाँ हूं, जिससे कि अगर वहां के आसपास के लोग मिलना चाहें तो मैं मिल सकूं, मुझे भी अच्छा लगता है। दूसरा सर, आपने वैसे ही दमदार स्टॉक खरीदा है। 2 साल रखिए, 3 साल रखिए, 2800 का टारगेट है, 2100 चल रहा है। जो लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैनकाइंड फार्मा में देख रहे हैं, उनके लिए अपसाइड का मोमेंटम 2800 का है, आने वाले 3 सालों में दिखाई दे जाएगा। इमीडिएट बेसिस पे देखते हैं तो 2600 2400 के आसपास तक के लेवल दिखाई देंगे। अब नीचे कितना गिरेगा, गिरेगा भी, ऐसा नहीं कि बढ़ेगा ही। गिरने पे अगर 2000 के आसपास मिलता है तो एवरेज करने से मत बचिएगा, क्योंकि वही उसका बेस बनता हुआ नजर आएगा। और कंपनी अच्छा कर रही, फंडामेंटल अच्छा है, टारगेट अच्छे हैं, तो फिर इंतजार करते हैं। जी चलिए, इस बीच 1300 से ज़्यादा दर्शक जो है हमारे साथ सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक, हमारे मनी 9 के ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप संख्या बल को बढ़ाते रहिए। और इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक भी जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले प्रवीण जी से बातचीत करें। ब्रजेश जी कह रहे हैं कि सर, दोनों लोगों को नमस्कार, रवि सर का हमेशा इंतज़ार रहता है, और इनका सवाल MRPL को लेकर के है। और इन्होंने 50 शेयर लिए हुए हैं 253 के भाव पर। कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करें या अभी वेट करें। लॉन्ग टर्म व्यू है, 6 महीने से 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। तो एक तो MRPL पे बात कर लेते हैं सर। इन्होंने 253 पे लिया है, और जरा हमारे साथ जो दर्शक प्रवीण जी हैं उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। प्रवीण जी को नमस्कार। हाँ नमस्कार विपुल सर, कैसे सर? हम बहुत अच्छे हैं, और आपसे बात करके और अच्छे हो गए हैं। आप कैसे हैं सर? हाँ सर, बस कृपा है आपकी। अरे सर, कृपा ऊपर वाले की सर बनी मैं रहे। हरियाणा से हूँ। हरियाणा से है? ओ, बहुत अच्छी बात। हरियाणा में किस जगह से? सर मैं, छोटा सा शहर है नरवाना, वहाँ से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। और नरवाना में लोग मनी 9 देख रहे हैं? हाँ जी सर, देख रहे हैं। मैं हर रोज देख रहा था, बट आपका आज बहुत बहुत धन्यवाद। आज पहली बार आपने मेरा सवाल लिया। अरे सर, ये आपका कार्यक्रम है, आपका ही मंच है। बताइए सर, क्या सवाल है? सर मेरे को 2 हैं शेयर जो बेसिक मेरे पोर्टफोलियो में है, एक PNB और एक सिगाची इंडस्ट्री। PNB और सिगाची इंडस्ट्री। PNB किस भाव पे लिया आपने? PNB सर मेरे पास, वैसे मैंने बीच में प्रॉफिट बुक करता रहा था मैं, बट अभी भी मेरे पास ये है 2500 के हैं, और 120 के अभी प्राइस में हैं। अच्छा, 2500 शेयर 120 पे लिए हुए हैं। अच्छा, प्रॉफिट 2500, आपको जब ये अपर गया 340 के आसपास, तब मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था काफी कुछ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। और सिगाची और आपने एक 70 पे लिया? इंडस्ट्री है सर। ये 70 रुपए पे लिया आपने? हाँ, कौन सा सिगाती है? हाँ, हाँ 70 पे लिया है, बट मैंने इसमें जब वो 80 और 85 और 90 के पास गया था, तब मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। दोबारा से मैंने 70 के आसपास लिया। चलिए ठीक है, दोनों पे बातचीत कर लेते हैं। PNB सर 2500 शेयर इन्होंने लेके रखे हुए हैं, और वहाँ पर इनको 9 रुपये पर शेयर का फायदा हो रहा है। सिगाची में भी एक बार प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, फिर नीचे आया, फिर इन्होंने 70 पे ले लिया। अभी 2-2.5 रुपये इनको बन रहे हैं। क्या सलाह रहेगी सर PNB और सिगाची को लेकर के? हालांकि सिगाची की चाल थोड़ी सी जो है सुस्त रही है, लेकिन आपकी राय क्या होगी? देखिए विपुल जी, एक बात मेरे को याद आती है। 3 क्वेश्चन हो गए। MRPL भी आप शायद भूले नहीं होंगे, जी आपकी जी तो जी। ऐसी मेमोरी बहुत शार्प है। एक एक चीज अच्छी लगती है, पता है क्या विपुल जी? जब हम लोग ये शो करते हैं और लोग जब सवाल पूछते हैं ना, तो मुझे कुछ चैनल्स की याद आती है जहां पे कि खुद कोई कॉल भी नहीं करता और सवाल पे सवाल लगाए जाते हैं कि भैया कुछ सवाल लगा दो। और ज्यादातर जब सवाल ऐसे आते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि क्या बात है, अब सर ने कॉल किया, कितनी बढ़िया बात है। PNB पे सही टाइम पे प्रॉफिट बुक किया, दोबारा एंट्री कर ली, अभी चल रहा है 120 है, कोई दिक्कत नहीं, 135 तक जाएगा, वहां तक होल्ड करेंगे।
दूसरा, इन्होंने सिगाची पे भी बढ़िया किया, ऊपर प्रॉफिट बुक किया, 72 है, 70 पे दिया हुआ है, वही स्टॉप लॉस है, 67 के स्टॉप लॉस से कंटिन्यू करिए, वापस से 80 आएगा फिर बुक कर लीजिएगा। एमआरपीएल उन्होंने थोड़ा ऊपर ले लिया, लेकिन अभी भी चलने दीजिए, 265 का टारगेट आएगा, थोड़ा लंबा समय लगेगा। तो इस तरीके से जब सवाल आप देख रहे हैं, सवाल में बदलाव कितना आ गया है कि लोग अब बिल्कुल ऐसे सवाल भेजते हैं जो अब अच्छे शेयर ज्यादा आने लगे हैं, कचड़े शेयर बहुत कम हो गए हैं। तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है कि आप लोग जागरूक हो। प्लीज दूसरे और चैनल को फॉलो मत किया करिए, कबाड़ वहां पर आता है। और क्यों कबाड़ आता है, वो यही है, छोटे छोटे स्टॉक्स व्हाट्सएप इन्वेस्टी पे चल रहे होते हैं, मल्टी बैगर पे। अभी मैं 2 दिन पहले देख रहा था एक प्रोग्राम, किसी का फेसबुक पे चल रहा था, बीजेपी आएगी तो ये स्टॉक खरीद लीजिए, डबल हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बेचारे फंसाने वाले स्टॉक्स है, कोई फंडामेंटल नहीं, 5 रुपए के स्टॉक है, 25 रुपए हो जाएगा, वॉल्यूम कुछ है नहीं, 20,000 शेयर मार दीजिए तो बाइंग फ्रीज लग बिल्कुल। जाता है। प्लीज ऐसे स्टॉक से दूरी रखिए। ये सब स्टॉक्स बढ़िया स्टॉक है, लीजिए, बढ़िया चुनिए, बढ़िया खाइए, बढ़िया से पहनिए, बढ़िया से रहिए और बढ़िया कमाइए। बढ़िया कमाइए, ये सलाह आपके लिए है। चलिए, इस बीच अनवर शेख साहब कह रहे हैं मंडे आया, रवि सर को लाया। हेलो विपुल सर, रवि सर, आप दोनों ही मेरे फेवरेट हैं सर। और इस टाइम पर किस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश एंट्री करनी चाहिए या फिर अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पे जो लोग पूछ रहे हैं फ्रेश एंट्री के लिए, कार्यक्रम के अंत में 2 शेयर आपको दिए जाएंगे। और बाकी एनएचपीसी को लेकर के, अशोक लेलैंड को लेकर के यहाँ पर जो है फ्रेश एंट्री की सलाह आपको ऑलरेडी दी जा चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको उत्तर मिल गया होगा। अश्विनी बरोड़ो जी कह रहे हैं कि हेलो विपुल सर, आज मेरा सवाल ले लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आज मेरे फेवरेट रवि सर मौजूद हैं। तो एक और आपके बहुत बड़े प्रशंसक यहाँ पर अश्विनी बरोड़ो जी हैं, कह रहे हैं कि मेरे पास मॉयल के इन्होंने शेयर ले रखे हैं, 100 शेयर इनके पास हैं सर, और ये इन्होंने 490 के भाव पर खरीदे हुए हैं। कह रहे हैं कितने महीने होल्ड करूं, जब तक आप कहेंगे तब तक मैं होल्ड कर सकती हूं। अच्छा, नाम अश्विनी बरोड़े कर सकती हूं। तो मैम ने पूछा है कि कब तक उनको होल्ड करना चाहिए, आपकी सलाह क्या रहेगी सर मॉयल के ऊपर? बिल्कुल होल्ड करके रखिए और खरीद लीजिए। 650 का लक्ष्य, अभी कह रहे थे ना, हम लोग बात कर रहे थे सरकार आई तो कोई कौन सी सरकार कंटिन्यू क्या करेगी। देखिए, सरकार आती जाती रहती है, सरकारों में फंडामेंटल डेवलपमेंट जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से स्टॉक चलते हैं। ये है एक दमदार स्टॉक माइनिंग का। माइनिंग के, वैसे मैंने आपको एक बार रिकॉल करा रहा हूँ, सिर्फ रिकॉल इसलिए करा रहा हूँ कि आप लोग को पता हो कि माइनिंग के कौन कौन से स्टॉक्स जो अच्छे हैं। उसमें मोइल है, जीएमडीसी, एनएमडीसी, कोल इंडिया, कोसिल, वेदांता। मैंने थोड़ा जल्दी नाम ले लिया है, लेकिन ये ऐसे नाम है कि आपको खुद याद होंगे, आपके पोर्टफोलियो में शेयर होगा। चलेगा चलेगा, 650 तक अभी मोइल जाएगा। एनएमडीसी अभी फिलहाल नीचे थोड़ा मिल रहा है, 1% आज भी गिरा है, 260, 62, 55 तक खरीद डालिए, 300 रुपए का लक्ष्य। कोल इंडिया 497 हो गया, देख रहे हैं सर, 420 से चालू हुआ था, 420 से कहां भाग के आ गया, पर कोई रिस्क नहीं है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। 470, 80, 85 इन सब के बीच में आएगा, फिर खरीद लेंगे। लक्ष्य 580 का। कोसिल 452 चल रहा है, लक्ष्य 500 रुपए का। वेदांता तो फिलहाल क्या ही कहने, हम लग रहा है जल्दी 520 के लक्ष्य पे इस पे बात करेंगे। तो मुझे लगता है ये सभी के मैंने टारगेट दे दिए। तो मोइल बढ़िया है, स्टॉक अच्छा है, 650 का लक्ष्य है, 680 तक का होल्ड करके रखते हैं, थोड़ा लंबा चलने देते हैं। होल्ड करके रखिए, थोड़ा लंबा वेट कीजिए तो आपको अच्छे रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। और इस बीच 1400 से ज़्यादा दर्शक हमें खाली यूट्यूब के माध्यम से जो है हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। तो एक बार फिर से तमाम दर्शकों का धन्यवाद। हमारे साथ विपिन फोन लाइन पे मौजूद हैं और पवन जी का भी प्रश्न जो है टिप्पणी ले लेते हैं। कह रहे हैं स्टॉक मार्केट के मसीहाओं को मेरा प्रणाम। बाजार में सर, बाजार ही अपने आप में मसीहा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने बड़े विशेषण का प्रयोग किया, धन्यवाद आपका, आपके प्रेम के लिए। इनका सवाल कोचिन शिपयार्ड के ऊपर है। कह रहे हैं कि कोचिन शिपयार्ड को क्या 1950 पर खरीद लिया जाए, आगे जाने की क्या उम्मीदें हैं? चलिए ठीक है, एक तो कोचिन शिपयार्ड डिस्कस कर लेते हैं और दूसरा जरा विपिन जी से बातचीत कर लेते हैं। विपिन जी को नमस्कार। विपिन जी नमस्कार। जी सर। जी कहाँ चले गए थे सर? जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, क्या प्रश्न है आपका? सर प्रश्न पूछिए, अगर इनका प्रश्न हो तो जरा स्क्रीन पर ले आइए। मुझे लगता है जी सर, मैं विपिन बोल रहा हूँ सर, मथुरा से। हाँ बोलिए सर, क्या प्रश्न है आपका? हाँ जी सर। जी सर, मैंने रवि सर का शो रोज हर मंडे को जरूर देखता हूँ। अरे सर थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, मेरा प्रश्न है सर, मैंने रिलायंस इंफ्रा के 110 शेयर लिए हैं 180 रुपए में। अच्छा, किस भाव पे आपने बताया?
180 रुपए के भाव पे। हाँ, चलिए, 180 रुपए में 110 पे लिए हैं। क्या करें अच्छा। सर, होल्ड करें या फिर सेल करें? चलिए ठीक है, बताते हैं आपको सर। आपने 180 पे लिया है रिलायंस इंफ्रा, अभी 172 चल रहा है। 8 रुपये पर शेयर का आपको यहाँ पर अभी थोड़ा सा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस शेयर में अगर हम नज़र डालें तो पूरी मार्केट के मुकाबले काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस पिछले 6-8 महीने में देखने को मिली है। लेकिन अभी क्या करना चाहिए वो रवि जी से पूछते हैं। रवि जी, क्या सलाह रहेगी रिलायंस इंफ्रा पे, और साथ ही साथ कोचिन शिपयार्ड पे भी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। देखिए, कोचिन शिपयार्ड पे देखिए, मैं अभी फ्रेश तो मना करूंगा बाय करने के लिए, क्योंकि यहां से अगर मैं रिस्क देखता हूं तो 1800 का नीचे सपोर्ट दिखाई देता है और ऊपर में टारगेट देखता हूं तो 2150 का दिखाई देता है। तो आप समझ रहे होंगे कि थोड़ा सा सिचुएशन जो है वो 50-50% है। तो फ्रेश एंट्री तो मत करिए, बहुत से और स्टॉक्स हैं जिनमें एक अच्छा मोमेंटम, उनको लेंगे। लेकिन हाँ, टारगेट 2150, अगर 2150 क्रॉस करता है तो हम नेक्स्ट टारगेट फिर नोट कर लीजिए, लंबा टारगेट भी है, या तो खरीदेंगे 2150 के ऊपर और या फिर खरीदेंगे 1800 के पास। टारगेट अगर 2150 के ऊपर खरीदेंगे तो 2600 का टारगेट है। तो उस लेवल को क्रॉस करते ही उसका नया जन्म हो जाएगा और नए तरीके से भागना शुरू कर देगा। इसलिए कोचिन शिपयार्ड के लेवल्स का ध्यान रखें, किसी और के बहकावे पे ना पड़े। दूसरा, रिलायंस इंफ्रा की बात कर ले। देखिए, वैसे तो अगर मुझे 172 रुपए का शेयर खरीदना है तो मुझे जीएमआर इंफ्रा और आईआरबी इंफ्रा ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी रिलायंस इंफ्रा भी अच्छे खासे सपोर्ट पे है, थोड़ा सा बढ़ सकता है। और इन लेवल्स पर सेल करने की राय नहीं है। तो अगर आप पहले से खरीद के बैठे हुए तो रखिए। 180 के ऊपर निकलता है तो फ्रेश एंट्री शुरू कर दीजिए, थोड़ा और बनाना। टारगेट होगा 235 रुपए का, और लेवल्स के हिसाब से देखे तो अच्छा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पर कम हो जाता है। 160 के स्टॉप लॉस से इतना बड़ा रिस्क लिया जा सकता है। 20 रुपए के चक्कर में आपको 60 रुपए 65 रुपए मिल सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी रखिए। और फिलहाल अभी ये मत समझिएगा कि मार्केट में सब कुछ चलने वाला है, बहुत कुछ नहीं चलने वाला, कुछ ही बहुत चलने वाला है। तो मल्टी बैगर तो आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ 2 ही 3 बनेंगे, लेकिन वो मल्टी बैगर कौन से होंगे ये ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं, लेकिन हम उस टीम को जरूर शामिल कर लेते हैं। देखिए, जब इंडिया क्रिकेट मैच होता है ना, तो हर एक दिन कोई सारे लोग छक्के चौके नहीं मारते हैं, उनमें से एक ही मैन ऑफ द मैच बनता है। तो आपका जो पोर्टफोलियो है ना, वो इसी तरीके से है। आपने 10-11 स्टॉक्स ले रखे हैं, एक मैन ऑफ द मैच बनेगा, वही आपको जिताएगा मैच और वही आपके पोर्टफोलियो को बढ़ाएगा। तो इसी टाइप की इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी रखिए, अच्छी है डेली को यूज करते हुए। जी, चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, और इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक संतोष जी हैं, उनसे बातचीत करें। तब तक साथ साथ यूट्यूब के भी दर्शकों को हम चाहते हैं कि उनकी भी इंगेजमेंट लगातार बनी रहे। कुमारी मीना जी जानना चाह रही हैं कि आरवीएनएल में अभी क्या करना चाहिए, और आरवीएनएल की खोज जो है करने का श्रेय जो है वो पूरी तरीके से रवि जी आपको ही जाता है। और कहाँ पे किस लेवल पे आपने दिया था और कहाँ ये शेयर आकर के खड़ा हो गया है, तो काफ़ी शानदार कॉल रही। और उसके बाद से दर्शकों ने भी अच्छा मुनाफा कमाया। हमारे तमाम दर्शकों ने, लोगों की टिप्पणियाँ भी लगातार आती रहीं। तो एक तो इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे, और दूसरा जरा संतोष जी से बातचीत कर लेते हैं। संतोष जी को नमस्कार। संतोष जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, आवाज आ रही है? आ रही है सर, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम महाराष्ट्र पुणे से बोल रहे हैं। महाराष्ट्र पुणे से, चलिए, बहुत अच्छी जगह से बोल रहे हैं सर आप। बताइए, क्या प्रश्न है आपका? जो मेरे पास इक्सीकॉम के है 50 शेयर। कौन सी कंपनी सर? इक्सीकॉम। अच्छा, इक्सीकॉम के शेयर, ठीक है। हाँ, वो मैंने 300 पे खरीद लिए। अच्छा, 300 पे लिए हुए हैं आपने, और अभी तो 260 हो गया, काफी नुकसान हो रहा है आपको। हाँ। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? सर कोई दिक्कत नहीं, 1 साल 2 साल तक। 1-2 साल होल्ड कर सकते हैं, पर 1-2 साल रुकने लायक है ये शेयर कि नहीं, ये जरा रवि जी से पूछ लेते हैं। रवि सर, पिछले 1 महीने में करीब 14-15% ये करेक्ट हो चुका है। 300 पे लिए हैं, 259-260 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ। क्या 1-2 साल रुकने के लिए ये शेयर सही रहेगा? विपुल जी, इनसे ये भी तो एक बार पूछ लीजिए कि ये कब से मनी 9 के प्रोग्राम देख रहे हैं? कब से देख रहे हैं सर आप मनी 9 के कार्यक्रम को? 5-6 महीने से देखता हूँ मैं। 5-6 महीने से देख रहे हैं, और उसके बाद भी आप इस चढ़ते बाजार में नुकसान में हैं, तो इसका मतलब आप फॉलो ठीक से नहीं कर रहे हैं। रवि जी, आपकी टिप्पणी। सर, आंसर मिल गया। 5-6 महीने में अगर फॉलो कर रहे हैं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये कचरा स्टॉक आपने पहले ही खरीद लिया है। अब ये कचरा स्टॉक है, जितना जल्दी पिंड छुटाएंगे उतना अच्छा होगा। चाहे आप
जैसे भी रखिए, इधर रखिए उधर रखिए, स्टॉक में कुछ खास दम नहीं है। हाँ, अगर दम निकाल लगाने की कोशिश भी करेंगे तो पैसा फंसा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है बहुत हायर लेवल पर ले रखा है। आगे आने वाले 6 महीने 1 साल तक इसके प्राइसेस का रेंज 280 300 से लेकर 220 के बीच में रहेगा। तो स्टॉक अच्छा है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, पर रिटर्न नहीं देगा। तो आपको सिर्फ संतुष्टि रहेगी कि स्टॉक मार्केट में बने हैं, स्विच कर लीजिए, बड़े स्टॉक चुन चुन के में दे रहे हैं। और आपको क्या करना है, कौन एक्सिकॉम चले कौन एनएचपीसी चले, प्यार तो उससे करिए जो प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट आए बुक कर लीजिएगा, एक्सिकॉम को धन्यवाद कर दीजिएगा, क्या दिक्कत है। तो मुझे लगता है एनएचपीसी यहाँ पर खरीद लीजिए। एनएचपीसी खरीदिए, आपके लिए राय निकल करके आती हुई। और इस बीच 1500 से ज़्यादा दर्शक सर हमारे साथ सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और मुझे याद है कि आपने जब पार्टी दी थी तब उस समय लक्ष्य था आपने 1000 का रखा था, और अब 1500 से भी ज़्यादा दर्शक जो है लाइव में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ये आपकी लोकप्रियता को भी दर्शाता है और लोगों के विश्वास को भी दर्शाता है कि लोग मनी9 पे भरोसा किस तरीके से बढ़ाते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं। चलिए इस बीच जो है अगले सवाल लेते हैं, और अगला प्रश्न जो पूछने के लिए हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। संतोष जी हमारे साथ, आदित्य माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य जी को नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं सर? सर बहुत अच्छा हूँ और आपका प्रोग्राम बराबर देखता हूँ, एडवाइस फॉलो करता हूँ। थैंक यू। और काफी अच्छा पोर्टफोलियो चल रहा है। एडा पर थोड़ा सा बस मैं पूछना चाह रहा था। जी बताइए। कि मैंने 400 शेयर्स मेरे पास हैं, 85 रुपीज में लिए थे। 85 पे लिए हुए हैं? 190। जी जी। वाह, पहले तो आपको मतलब बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और रवि जी को भी थोड़ी सी मिठाई भिजवा दीजिए, आप इतने अच्छे मुनाफे में आप हैं। जी सर बिल्कुल। कितने समय अभी होल्ड कर सकते हैं? हाँ सर, कोई इशू नहीं है, होल्ड तो मैं साल भर भी कर सकता हूँ, इसको कोई ऐसा नहीं है। लेकिन बस पूछना चाह रहा हूँ क्या इसका जाएगा अच्छा, कि या फिर मैं निकाल लूँ मुनाफा, जैसा आप कहें। बिल्कुल बिल्कुल। और आज खबर भी आई है शेयर पे, और अभी हम बजिंग स्टॉक्स में इस पे चर्चा खबर पे अलग से करेंगे, तो आप वो भी देखिएगा। अब 200 आज 200 का लेवल जो है क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया, और वहीं पर रुकावट थोड़ी सी आती है। सर इरेडा पे क्या करना चाहिए, बहुत सारे सवाल आते हैं, और इस पर जब भी हम लोगों ने थंब लगाया है काफ़ी बड़ी संख्या में दर्शक देखते भी हैं। और पिछली बार जो आरवीएनएल की टिप्पणी थी, जो सवाल था वो रह गया था। तो इन दोनों पीएसयूज पे आपकी राय जानना चाहेंगे कि इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे लिए हुए हैं, 85 रुपये पे लेकर के बैठे हुए हैं। सर आप फिर से म्यूट हो गए सर। इरेडा के मामले में तो देखिए, मैं एक ही चीज कहूंगा, स्टॉक अच्छा है, बस सही सही समय पे एंट्री करते रहिए, जिससे कि वो दोबारा रेट कभी आए ना। आपने 85 पे लिया है, मैंने आप लोगों को कई बार रिकमेंड किया, 120 पे भी रिकमेंड किया है, 155 पे भी रिकमेंड किया है, 160 पे भी कहा है। और आपको बताऊं कि मैं चाहूंगा कि भगवान करे ये लेवल वापस दोबारा ना आए, हम ऊपर ही ऊपर बढ़ते रहें। और टारगेट, अब लक्ष्य जो आपको देने वाला हूं वो शायद बहुत सरप्राइजिंग होगे, 280 रुपए का, यानी कि 100 रुपए ऊपर यहां से। तो बस खरीदारी, डिप पे खरीदारी करते चले, बढ़ाते चले, लंबे टारगेट लेते चले, और अच्छा फायदा यहां पर उठाते चले। मेरा अभी फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट यही होगा। और इस तरीके के जो स्टॉक्स आपने ले लिए ना, अब इनको आप भूल जाइए। अगर आप फैमिली वाले हैं तो अपनी फैमिली के नाम डाल के और इसको किसी ऐसी जगह पे बंद कर दीजिए जहां से कभी लाइफ में आपको देखना ना पड़े। आपका बेटा बुढ़ापे में सहारा बने ना बने, आपका परिवार सहारा दे ना दे, लेकिन ये स्टॉक आपको सहारा देगा और बढ़िया प्रॉफिट बेहतरीन निकाल के देगा। और आप स्टोरी सुनाएंगे कि मैंने इरेडा में 85 रुपए पे शेयर खरीदा था, आज उसकी वैल्यू 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए हो गई है। ये मामला रखिए तो बढ़िया है। तो मुझे लगता है इतना लंबा टारगेट आप लेके चलिए, बहुत बढ़िया है, बनाकर रखिए। दूसरा मल्टीबैगर भी चर्चा करी, इसीलिए मैं भूला नहीं था विपुल जी। मैं तो सोच रहा था कि सारे मल्टीबैगर आप लोग इकट्ठा करते जा रहे हैं। सेम हाल आईआरएफसी का, सेम हाल आरवीएनएल का। ये सब सेल करने के स्टॉक नहीं, छोटा मोटा प्रॉफिट निकालिए, खर्चा निकालिए, बीच में कभी घर वालों को पार्टी दीजिए, मिठाई ले जाइए। जिस दिन मिठाई ले जाने का घर मानो, एक शेयर बेच दीजिए, और जैसे ही थोड़ा नीचे आ जाए फिर खरीद लीजिए, फिर कुछ दिन बाद कुछ कपड़े ले जाइए। तो इस तरह से घर वालों को भी खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए। कचरा स्टॉक मत बाय करिए, ये सब मल्टी बैगर बनते जाएंगे। अभी फिलहाल आगे ग्रोथ स्टोरी इनकी 5 साल जबरदस्त है। ठीक, तो चलिए दोनों ही मल्टी बैगर हैं, और वहाँ पर जो है बेचने की कहीं पर भी आवश्यकता नहीं है आपको यहाँ पर। और इस बीच जो है एचएएल के ऊपर सवाल आया है हिमांशु उद्वाल जी का। कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या अभी रख सकता हूँ
क्या करना चाहिए एचएल को लेकर के। एक और मल्टी बैगर सर, मतलब क्या शानदार रैली रही है, और इसमें तो मतलब गिरावट आती हुई दिखाई नहीं दी। मतलब बाकी पीएसयूज में एक बार बीच में करेक्शन देखने को मिला था, पिछले 6 महीने में 125% तो शेयर का रिटर्न आ चुका है, साल भर में 250% के आसपास की रैली। अभी क्या करना चाहिए? बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है विपुल जी जब इस तरीके से शेयर चलते हैं। और मैं आपको बताऊं कि आप किसी से पूछ लीजिए, वो आजकल जब ज्ञान दे रहे होंगे तो कहेंगे फंडामेंटल इतना भी बढ़ गया, पीई कुछ इतना भी बढ़ गया। अरे भैया, ई और पीई का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब स्टॉक चलता है तो कुछ नहीं बचता। और अभी स्टॉक इसी मोमेंटम पे है, कितना भागेगा? देखिए, अगर पास्ट की डेटा को अगर एनालाइज करेंगे तो आपको जो अभी का मोमेंटम बन रहा है वो दिखाता है 6500 रुपए के लेवल, 6500 के लेवल। शायद इंडस्ट्री में मैं अकेला ही ये लेवल दे रहा हूँ। जब मैंने 4500-4600 दिया था तब भी मैं अकेला ही था, जब 4000 दिया था तब भी अकेला ही था, और आज भी आपको जो 6500 के टारगेट दे रहा हूं तब भी अकेला ही हूं। मुझे ऐसा लगता है प्रॉफिट बुक मत करिए, ये फालतू के लोगों के चक्कर में मत पड़िए जो कहते हैं प्रॉफिट काट लो, प्रॉफिट काट लो। 4 रुपए का प्रॉफिट आप बुक कर लोगे, 400 रुपए छोड़ दोगे, फायदा क्या है? स्टॉक इतना बढ़िया जगह पे एंट्री किया है, मत काटिए। अब आ जाते हैं नए खरीदने वालों के लिए। देखिए सर, खरीदना है तो दिल बड़ा रखिए। जब 6-8 महीना 1 साल बीत जाएगा ना, तो यही स्टॉक जब 6500 पे ट्रेड हो रहा होगा, तब आप कहेंगे कि यार 5000 पे महंगा था, आज 6500 पे महंगा पड़ेगा। मुझे लगता है ये सारे दौर आते रहते हैं, लेकिन जो इस तरीके के स्टॉक्स हैं उनको मल्टी बैगर बनने दीजिए, आप चलने दीजिए। कई स्टॉक्स के मैं नाम बता सकता हूं जो इस तरीके से चले, जिन्होंने मौका नहीं दिया पीछे मुड़ करके। तो मुझे ऐसा लगता है फिलहाल अभी के हिसाब से इस स्टॉक का टारगेट 6500। अब आ जाते हैं लोअर साइड पे, 4000 तक के लेवल अगर आ जाए तब भी खरीदते रहिए, छोड़िएगा नहीं। स्टॉक उससे पहले कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं दिखाई देगा। तो मुझे लगता है करंट लेवल पे जो लोग एंट्री के लिए सोच रहे हैं, वो अगर 1 साल का पैटर्न रखते हैं, 1 साल का टाइम फ्रेम रखते हैं, तो एंट्री करें, नहीं तो मत करें। ठीक, चलिए इस बीच पूजा जी कह रही हैं, रवि सर और विपुल सर, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से डर लगता था, आपका शो और आपकी एडवाइस की वजह से मेरा शेयर मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ने लगा और मेरा प्रॉफिट लगातार हो रहा है। थैंक्स, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी कि आप लोगों को मुनाफा हो रहा है, और आप लोग ऐसे ही मुनाफा कमाते रहिए। बाजार के उतार चढ़ाव में थोड़ा संभल के कामकाज कीजिए, और जो भी एक्सपर्ट हैं उनकी एडवाइस को पूरी तरीके से फॉलो कीजिए। बहुत लोग आधी अधूरी जो है एडवाइस फॉलो करते हैं, इस वजह से उनको नुकसान होता है और उसको देख करके बड़ा दुख होता है। बजिंग स्टॉक का एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, एक बात मैं बोलना चाहूंगा, सॉरी आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, जी जी। जब आप मोमेंटम में बोलते हैं तो सच बताऊं, मुझे दिल से इतना ठंड पहुंचती है और मुझे इतना सुनने में अच्छा लगता है कि मैं चाहता हूं आप ही बोले तो अरे बढ़िया नहीं। लगता है। लेकिन आप एक शिकायत आपसे है, और उस शिकायत को मैं भी आपसे शिकायत में ही कन्वर्ट करूंगा। जी जी। और शिकायत ये है कि हमारी माताएं, बहनें और गृहिणियां जितनी हैं, वो लोगों ने आपके मनी 9 के प्रोग्राम को फॉलो करके काम करना शुरू किया है, और आप कभी उनको धन्यवाद नहीं करते हैं, ये कंप्लेन है। और मैं भी इस चीज के लिए क्षमा मांगूंगा हाथ जोड़कर कि जितनी माताएं बहनें काम कर रही हैं और जिन्होंने स्टॉक मार्केट को समझकर अपने पैसे लगाए हैं, उन सबके लिए जिम्मेदारी बनती है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी स्टार्ट करी है। और मैं और विपुल जी, सच में आपसे मैं ये मैसेज इसलिए आपके माध्यम से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं और गृहिणियां भी मैसेज करती हैं, माताएं बहनें सभी बोलती हैं। तो मुझे लगता है विपुल जी आपको क्षमा मांगनी चाहिए, ये बात जरूर सही है। जिन लोगों के सवाल नहीं ले पाते हैं उनके से क्षमा है ही है, तो खासतौर से महिलाओं का। बल्कि मेरे ऊपर तो सर अलग से आरोप लोग लगाते हैं जो हमारे दर्शक हैं कि आप सभी महिलाओं के सवाल ले लेते हैं लेकिन पुरुषों के नहीं लेते हैं। तो मैं तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि मैं वरीयता देता हूं कि निश्चित रूप से जो लोग महिलाएं देख रही हैं और नया प्रयास कर रही हैं बाजार में उतरने का, तो आप सभी के प्रयास को जो है बहुत बहुत नमन है। और आप लोग ऐसे ही आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनते रहें, अच्छे मुनाफा कमाएं, यही हमारी शुभकामना रहती है। और इस बीच जो है अब 1600 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव पर, तो आज नया रिकॉर्ड बनता हुआ देख रहे हैं हम रवि जी के साथ। इस बीच एक सवाल और लेते हैं, फिर बजिंग का रुख करते हैं। मोटो जोशी जी कह रहे हैं, दोनों सिंह साहब को प्रणाम, आज तो सवाल ले लीजिए प्लीज़, स्पेशल डे है। बिल्कुल स्पेशल डे है सर, और आपका सवाल अवश्य लिया जाएगा। 500 शेयर हुडको के लिए रखे हैं 265 पे। हुडको एक और ऐसा शेयर सर जिसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न बनते हुए दिखाई दिए हैं। 265 पे इन्होंने लिए हुए हैं और अभी 261 का भाव है, तो 3-4 रुपये के नुकसान पे हैं। जानना चाह रहे हैं अभी क्या करें मोटो जोशी जी? देखिए फिलहाल तो इस समय अगर हुडको को तो देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
250 से 255, 261 चल रहा है। 250-55 के बीच तक थोड़ी खरीदारी करके रख लीजिए। एक दो दिनों में ये स्टॉक 280 और 285 रुपए तक आ जाएगा। तो फिलहाल अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखिए। रही बात स्टॉप लॉस की, जब तक 240 के नीचे का क्लोजिंग नहीं आता तब तक इसमें कोई खतरा नहीं है। डिप पे बाय की स्ट्रेटजी रखते रहिए। डिप पे बाय की स्ट्रेटजी रखिए। अब इस समय सर अगर अगर आज शाम तक भी हम लोग कार्यक्रम कर लें अगर, तो भी मुझे लगता नहीं कि मैं सारे सवालों को समेट पाऊंगा। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के प्रश्न आए हुए हैं, लेकिन अब समय की भी थोड़ी सी समस्या रहती है, इसलिए ज़रा रुक कर लेते हैं पहले जो है बजिंग स्टॉक्स का, उसके बाद एक दो सवाल और लेते हैं जो हमारे दर्शक सवाल पूछ रहे हैं। तो रुक करते हैं बजिंग स्टॉक्स का। बजिंग स्टॉक्स जहां पर है खबरें, खबरों के चलते होता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन बताएंगे रवि जी, खबर बताएंगे हम, और निर्णय लेंगे आपकी विश्लेषण सुनने के बाद कि वहां पर क्या स्ट्रेटजी रखी जाए। और ये सेगमेंट पे खासतौर से नज़र रखा कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास शेयर है तो भी आपको नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि क्या कुछ खबरें डेवलपमेंट हो रही है, नहीं है तो क्या वहाँ खरीदारी करने की अपॉर्चुनिटी है। तो ये सेगमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आइए एक एक करके खबर लेकर के आते हैं और सबसे पहले बात इरेडा की ही करते हैं। इरेडा में काफ़ी शानदार मूव लगातार देखने को मिल रहा है, हालांकि हमने चर्चा की हुई है। और यहाँ पे खबर क्या है, खबर ये है कि शेयर जो है वो FTSE ऑल वर्ल्ड ऑल कैप इंडेक्स के अंदर यूरोप में जो है वो शामिल होने जा रहा है। और कंपनी की तरफ से कुछ एक स्टेटमेंट भी आई है। FY30 तक कंपनी ने कहा है कि वो अपनी लोन बुक को बढ़ा करके 3.5 लाख करोड़ रुपए करने की कंपनी की योजना है। और इसके अलावा वहाँ पर जो FY25 के लिए कंपनी ने जो गाइडेंस दी है वो 50% की ग्रोथ, मतलब आप सोच सकते हैं कि FY25 में 50% की ग्रोथ हासिल करने की गाइडेंस कंपनी दे रही है। तकनीकी चार्ट पर भी शेयर में ब्रेकआउट है, लगातार शेयर के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है। कंपनी अपने 30, 50, 100 डे के मूविंग एवरेज से ऊपर कामकाज करती हुई दिखाई दे रही है। सर इरेडा पे काफ़ी सारा डेवलपमेंट है और अभी हम लोगों ने बातचीत की है, लेकिन चूंकि ये सेगमेंट जो है हम अलग से भी अपलोड करते हैं, तो हम एक बार फिर से चाहेंगे अगर आप अपनी टिप्पणी को दोहरा सकें इरेडा पर। देखिए, उस समय तो जो दिल में था वो बहुत लंबा बोला मैंने। इस समय एक शॉर्ट टर्म बस एक यही कह सकता हूं कि इरेडा लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक मल्टी बैगर स्टॉक है और लॉन्ग टर्म टारगेट आप यहां पर अच्छे बनाकर चलें। फिलहाल आपको यहां से 100-125 रुपए तक की रैली और दिखाई दे सकती है, तो छोटे मोटे जो भी करेक्शंस आते हैं उनमें इस स्टॉक की खरीदारी करिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अब आगे के हिसाब से, जिस हिसाब से इरेडा के फंडामेंटल डेवलप हो रहे हैं, रुझान बढ़ रहा है, इंडेक्सेस में शामिल हो रहा है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर इन्वेस्टर को मिल पाएंगे। भरोसा जताइए, भरोसे के साथ आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि आपको रिटर्न मिल सके। जी चलिए, तो ये राय यहाँ पर इरेडा पर निकल करके आती हुई, और अब अगली कंपनी लेकर के आइए और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं। अस्त्र माइक्रोवेव, और यहाँ पर नतीजे आए हैं एस्ट्रा माइक्रोवेव की, और क्या शानदार रैली रही है। हिंदी में इसका नाम अस्त्र है, लेकिन चूंकि जिस तरीके से स्पेलिंग है, ज़्यादातर लोग एस्ट्रा माइक्रोवेव कहते हैं इसको। चौथी तिमाही का मुनाफा जो है वो 315% बढ़ा है। डिफेंस क्षेत्र की कंपनी, काफ़ी शानदार नतीजे रहे हैं। आय भी 258 करोड़ से बढ़कर के हो गई है 354 करोड़ रुपए। वहीं कंपनी के अगर हम जो ऑर्डर बुक की बात करें तो 31 मार्च तक कंपनी के पास 1956 करोड़ रुपए के ऑर्डर कंपनी के पास मौजूद थे। और मजबूत नतीजों के चलते हम देख रहे हैं कि शेयर के अंदर करीब 10% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही थी जब हमने खबर बनाई थी। और अभी अगर हम देखें तो जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो 880 का है, अभी भी 10% ऊपर ही कामकाज करते हुए। सर काफ़ी शानदार मूव नतीजों के बाद देखने को मिल रहा है, और शेयर में पिछले एक महीने में करीब 25% की रैली आ चुकी है। आपकी क्या सलाह रहेगी, अच्छे नतीजों के बाद क्या ये रैली और बढ़ती हुई दिख सकती है? इसमें कोई डाउट नहीं है कि देखिए अच्छे रिजल्ट अच्छे यहाँ पर रिटर्न को सपोर्ट देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में अभी भी यहाँ से 17-18% चलने का दमखम है। फंडामेंटल काफी अच्छे डेवलप हो रहे हैं और ओवरऑल टेक्निकल पैटर्न पे भी जो है वो एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा वॉल्यूम अगर इसमें और इंक्रीज कर जाएंगे तो टारगेट अच्छे मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म टारगेट यहाँ पर अच्छे। जी चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई एस्ट्रा माइक्रोवेव को लेकर के, और अब जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं ग्लेनमार्क फार्मा। आज फार्मा का दिन है, क्योंकि जो भी नतीजे आए हैं कंपनी के काफ़ी अच्छे नतीजे आए हैं। सारे तो हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन ग्लेनमार्क को डिस्कस करते हैं। कंपनी का घाटा हालांकि बढ़ा है, 549 करोड़ से बढ़ करके 1238 करोड़ रुपए रहा है, लेकिन कंपनी के एबिटा काफ़ी अच्छे रहे हैं और जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बेहतर रिजल्ट रहे हैं।
आय में 2% का इजाफा रहा है, वो 3063 करोड़ रुपए के आसपास रही है। वहीं कंपनी के जो एबिटा है वो 26.7% बढ़ा है और ये बढ़कर के 504.2 करोड़ रुपए रहा है। इन्हीं नतीजों के चलते जो कि 2.5 रुपये का डिविडेंड भी कंपनी ने ऐलान किया है और इसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है सुबह से ही देखने को मिल रहा है। अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है करीब 7-7.25% ऊपर, जब हमने खबर बनाई थी तो करीब 6% के आसपास ये शेयर जो है बढ़त के साथ कामकाज कर रहा था। 1111 आज फार्मा का दिन है सर, बहुत सारे शेयरों के नतीजे भी आए हैं, काफ़ी अच्छे जो है मोमेंटम देखने को मिला है फार्मा में। ग्लेनमार्क पे आपकी राय क्या होगी? देखिए, आपने तो बिल्कुल ऐसा स्टॉक इस समय ढूंढा है जो कि एक अच्छे अग्रेसिव अप ट्रेंड में जा रहा है। 1350 के लक्ष्य यहाँ पर दिखाई देंगे। फंडामेंटल सपोर्ट आपने देख ही लिया है, टेक्निकली भी यहाँ पर काफी स्ट्रांग है। मुझे लगता है अपसाइड का टारगेट यहाँ से एक बार 1350 के आपको लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। जी चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं और ये भी कंपनी रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो आज बजिंग स्टॉक्स में काफ़ी अच्छे शेयर आ रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड, इस पर भी हम बातचीत कर चुके हैं। चौथी तिमाही मुनाफा कंपनी का जो है वो 7 गुना बढ़ गया है और ये 258.90 करोड़ रुपए रहा है। आय भी डबल हो गई है, 114% से ज़्यादा की आय बढ़ी है और ये 1286 करोड़ रुपए के आसपास आती हुई दिखाई दी है। 2.25 रुपये का कंपनी से कोचिन शिपयार्ड ने भी डिविडेंड का ऐलान किया है और काफ़ी शानदार नतीजों के चलते शेयर के अंदर काफ़ी मजबूती देखने को मिल रही है। टेक्निकल चार्ट्स में भी यहाँ पर एक ब्रेकआउट की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है और आज शेयर में जो है 4% से ज़्यादा की तेज़ी जो है खबर जब हमने बनाई थी तब देखने को मिल रही थी। अभी 0.25% ऊपर है, 1983-1984 का भाव। सर एक बार अपने मुखार बिंदु से कोचिन शिपयार्ड पर थोड़ी सी टिप्पणी और कर दीजिए। बिल्कुल, देखिए इस समय अग्रेसिव अप ट्रेंड में है, 2150 के ऊपर है और मुझे 2150 के ऊपर जब भी निकलेगा तो 2600 तक के टारगेट दिखाई देंगे। फिलहाल फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है और टेक्निकल तो आपने बता ही दिया कि एक अच्छे अपवर्ड ट्रेंड पे लॉन्ग टर्म पे चल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से बिल्कुल बाय की पोजीशन रखनी चाहिए। 1800 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक कोई बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन लोअर लेवल्स पर भी बाय करने पे फायदा ज्यादा है। जी चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं जहां पर कि हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम है और वो है एफएल इंडिया। एफएल इंडिया में कंपनी का रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स के बाद काफ़ी अच्छा मोमेंटम। चौथी तिमाही मुनाफा जो है वो 40% बढ़ गया है और ये बढ़ के रहा है 87.49 करोड़ रुपए। कंपनी की अगर हम आय की बात करें तो आय में भी हमने देखा पिछली तिमाही, अगर पिछली तिमाही के मुकाबले जो है मुनाफा जो है उसमें हमने देखा कि करीब ठीक ठाक बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये शायद कुछ आंकड़ों में कुछ टाइपिंग एरर हो गया है। चौथी तिमाही आय में जो है 42.426% बढ़ी है और ये 506.22 करोड़ रुपए रही है चौथी तिमाही की आय जो है। और पूरे साल की अगर बात करें तो भी मुनाफे में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। 21-22% के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ा है पूरे साल भर का और ये 297.27 करोड़ रुपए रहा है। अच्छे नतीजे और अच्छे नतीजों के बाद अच्छा मोमेंटम शेयर के अंदर देखने को मिल रहा है। करीब करीब अभी जो है 4% की अब तेजी देखने को मिल रही है। जब खबर हमने बनाई थी तो 3% के आसपास का अपमूव देखने को मिल रहा था। 1276 का स्तर है। सर कैसे देख रहे हैं एफएल इंडिया को? देखिए, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और अभी इस समय का जो मोमेंटम है वो अग्रेसिव है। मुझे ऐसा लगता है कि 1276 का जो लेवल है वो 1400 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर स्टॉक लिया हुआ है तो बिल्कुल बने रहें। शॉर्ट टर्म में अगर एंट्री करना चाहते हैं तो थोड़ा सा डिप अगर मिल जाए तो बेटर है। वैसे चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी 1260-65 के आसपास अगर लेंगे तो थोड़ी वैल्यू बाइंग हो जाएगी। अपसाइड टारगेट वही, अपसाइड टारगेट वही है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और एक और फार्मा कंपनी का जिक्र कर लेते हैं। आज डिविज लैब के भी हमने देखा काफ़ी अच्छे नतीजे आए हैं, उसमें भी अच्छा मोमेंटम है। लेकिन अभी बात करेंगे हम टोरेंट फार्मा की। टोरेंट फार्मा के भी रिजल्ट आए हैं और ये 56% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, 449 करोड़ रुपए रहा है टोरेंट फार्मा का। कंपनी की आय पे नजर डाल लेते हैं। आय में 10% से ज़्यादा की बढ़ोतरी रही है, 2745 करोड़ रुपए कंपनी की आय रही है। वहीं जो बाकी आंकड़े हैं आपको बता दें, उसमें कंपनी की तरफ से कहा गया QIP के जरिए कंपनी अपने विस्तार योजनाओं के लिए 5000 करोड़ रुपए जो है वो जुटाने की योजना बना रही है। और जेफरीज की तरफ से, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से यहाँ पर बाय रेटिंग आई है। जेफरीज ने बाय रेटिंग के साथ लक्ष्य को बढ़ा करके अब 3070 रुपये कर दिया है टोरेंट फार्मा के अंदर। और वहीं अगर बात करें न्यूमरा की तो न्यूमरा ने भी बाय रेटिंग दी है और अच्छे नतीजों के बाद, और इसके लक्ष्य को बढ़ा करके कर दिया गया है
3,000 रुपये। और इन्हीं तमाम ब्रोकरेज हाउसेस के रिकमेंडेशंस के चलते आज हम देख रहे हैं शेयर में करीब 2.5% के आसपास की मजबूती जो है वो देखने को मिल रही है। सर, टोरेंट फार्मा बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से अपग्रेड किया गया है शेयर को, आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, लॉन्ग टर्म पे इस स्टॉक में कोई कमी नहीं है, स्टॉक बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आज आप एंट्री विपुल जी मुझसे पूछेंगे तो मैं यहाँ पर खरीदारी बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। रिजल्ट आने के बाद करेक्शन दिखाई दे रहा है, और ये करेक्शन जो अभी आप 2676 देख रहे हैं, ये 2500 और 2450 तक जाता हुआ नजर आएगा। उन लेवल्स पर आने के बाद ही यहाँ पर एंट्री बनेगी। तब तक अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अगर आपके पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है और आपने ले रखा है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, एक बार बुक करना चाहिए। लोअर लेवल्स आपको जरूर मिलेंगे 2450 तक के। जी, चलिए, तो फिलहाल के लिए अब बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए, इस बीच जब आगे बढ़ते हैं, एक सवाल ले लेते हैं, एक दो सवाल पर, क्योंकि अब अभी आईपीओ भी बातचीत करनी है और बहुत सारे सेगमेंट बाकी है। चुन चुन के का सेगमेंट भी बाकी है। पेन कॉपी लेकर के आप लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि जल्दी चुन चुन के में कुछ शेयर जो है आप लोगों को रिकमेंड किए जाएंगे। सर, आजकल एक शेयर है जहाँ बड़ा चर्चा में जो है, लोगों के सवाल भी काफ़ी आ रहे हैं, वो है रतन इंडिया पावर। ये किट्टू की स्माइल के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, और ये भी जानना चाह रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं आजकल रतन इंडिया पावर के अंदर क्या हो रहा है इस शेयर में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है, और पिछले अगर हम देखें तो एक महीने के अंदर जो है शेयर में 72% की रैली जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है। यहाँ क्या पकड़ा है ये समझ में नहीं आ रहा है। आप कैसे देख रहे हैं सर रतन इंडिया पावर को, पे आपकी राय? विपुल जी, एक बात याद आती है कि कुछ स्टॉक्स जो है वो फंडामेंटल पे चलते हैं, कुछ स्टॉक टेक्निकल पे चलते हैं, कुछ हवा में चलते हैं, कुछ उसी की हवा में उछलते हुए चलते हैं। ये हवा में ही चल रहा है, ना तो कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग फंडामेंटल दिखाई दे रहा है, लेकिन चल रहा है तो चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर इन्वेस्टमेंट मत करिए। जैसे आज बाइंग फ्रीज देख रहे हैं, जब गिरने पे आएगा तो सेलिंग फ्रीज दिखाई देगा, मौका नहीं देगा। अभी फिलहाल कुछ खास इसमें खिचड़ी पक नहीं रही, सिर्फ पावर के नाम पे कहीं ना कहीं से पावर जनरेट हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, पहली बात, आपके पास अगर बना हुआ है तो आप इसका टारगेट 17-18 रुपए का लेकर चलिए। लेकिन अगर आप एंट्री नहीं किए हैं तो स्वाद मत चखिए, क्योंकि स्वाद चखने के चक्कर में जीभ जल जाएगी। नहीं लिया है तो दूर रहिए, ये आप लोगों के लिए राय है। जो लोग हैं, जब तक प्रॉफिट मिल रहा है तो अपना समय समय पर बुक करते रहिए। चलिए, इस बीच हमारे एक दर्शक हैं सुशील पटेल जी, कह रहे हैं कि विपुल जी को और रवि सर को नमस्कार, और इन्होंने अपना एक पोर्टफोलियो भेजा है और शेयर अच्छे अच्छे ले रखे हैं, इसलिए उनके फटाफट शेयरों के नाम ले लेते हैं। आईओसी ले रखा है इन्होंने 1530 पे, इन्होंने एसजेवीएन ले रखा है 83 के भाव पर, आईआरएफसी ले रखा है 147 के भाव पर, और कह रहे हैं 2 साल तक होल्ड कर सकता हूं। इनमें से कोई ऐसा शेयर लग रहा है आपको कि जो इनको अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकालना चाहिए? सही आपने सवाल पूछा विपुल जी। मेरे हिसाब से सारे पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स हैं वो कंटिन्यू करने चाहिए, अभी जल्दबाजी नहीं करें। बाकी समय समय पर मनी 9 और विपुल जी को प्यार बढ़ाते रहें, जिससे कि आपके सवालों के जवाब सही जगह पे निकलने का मिल सके। जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जरा आईपीओ बाजार का भी रुख कर लेते हैं। हालांकि सवाल इतने ज़्यादा है, मेरा दूसरे सेगमेंट में जाने का मन तो नहीं है, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर साहब लगातार कह रहे हैं कि समय काफ़ी बढ़ रहा है, तो अभी आईपीओ बाजार पे बात करनी है, चुन चुन के भी बात करनी है। तो चलिए रुख कर लेते हैं, वाह क्या आईपीओ है का। वाह क्या आईपीओ है। चलिए, तो वाह क्या आईपीओ है, इस पे आईपीओ बाजार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पे हम बातचीत करते हैं। और इस बीच सत्य सनातन जी कह रहे हैं विपुल सर रवि सर को राधे राधे, आज रवि सर ज़्यादा ही साइन कर रहे हैं। वाह वाह, चलिए सर रवि सर, आज आपकी इस चमक के पीछे कारण क्या है, ये तो हम आपसे अभी जब बातचीत करेंगे तो जानेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आईपीओ बाजार में क्या हलचल चल रही है वो जरा हम जान लेते हैं। शौर्य से, बहुत देर से शौर्य इंतजार कर रहे हैं। शौर्य बताइए, आज आखिरी दिन है आईपीओ का, क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं? जी, आखिरी दिन की बात करें, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ नजर आ रहा है ऑफिस में। ऑफिस टोटल अभी 46 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया है, रिटेल का सब्सक्रिप्शन 40 टाइम्स, और QIB भी 28 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ रहा है। ग्रे मार्केट पर नजर डालें तो
30% के आसपास का प्रीमियम चल रहा है। लेकिन अगर थोड़े से मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो फंडामेंटल्स में देखेंगे कंपनी के बिजनेस में स्कोप है, आके ग्रो कर सकता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नजर नहीं आ रही क्योंकि कंपनी एसेट लाइट मॉडल यूज करती है, तो रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं तब भी उन्हें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा नहीं मिल रहा। दूसरा भी है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च कर रहे हैं काफी अपने आप को ग्रो करने के लिए, एडवर्टाइजिंग में, टेक्नोलॉजी में, और वो आप अकाउंटिंग टर्म्स में खाली कॉस्ट में दिखाते हो, तो इसलिए वो लॉस में आ रहा हो। सबसे बड़ा कंसर्न अभी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हुई, जो रीजन पता है उसकी वजह से स्टिल कंपनी ने बोरोइंग्स काफी करी और उस वजह से कंपनी जो है लॉस मेकिंग आ रही है क्योंकि काफी ज्यादा फाइनेंस कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। तो ये एक कंसर्न आ रहा है कि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हुई और उसी पर उन्होंने उतना बोरोइंग्स ले ली जिसकी वजह से ईबिट लेवल पर पॉजिटिव है, यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स पे पॉजिटिव है, फाइनेंस कॉस्ट ज्यादा है तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही नेट लेवल पर। और क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं प्रीमियम के? जी, प्रीमियम 30% के आसपास चल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम 30% के आसपास चल रहा है। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी वाला सवाल हमने पूछा था मैनेजमेंट से, तो मैनेजमेंट का रुख काफ़ी सकारात्मक था उसको लेकर के कि उनकी जो फ्यूचर प्लानिंग है उसको लेकर के। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं ब्रोकर आनंद राठी का रिसर्च का मानना है लंबी अवधि के लिए निवेश करें। मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। वेंचुरा कह रहा है कि सब्सक्राइब कर लें। और स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट जो है वो इस मामले पर पूरी तरीके से न्यूट्रल है। तो ये राय यहाँ पर निकल के आती हुई रवि जी के पास चलते हैं और पूछते हैं रवि सर जो है पहले तो चमक का कारण बताइए जो हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। दूसरा, वंशिका चेटवानी जी कह रही हैं रवि सर आपको बड़ा मिस किया है, आपकी राय लाजवाब होती है, हमारे पोर्टफोलियो को चमकाती रहती है। तो बहुत सारे दर्शकों की आपके लिए टिप्पणियां लगातार आ रही हैं, तो इस पर भी आपकी टिप्पणी हम चाहेंगे कि इन दर्शकों को आप उत्तर दें ताकि उनको लगे कि हाँ मतलब आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उनको। और उसके बाद इस IPO पे जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपका प्यार मिल रहा है, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है और वही प्रॉफिट की चमक मेरे चेहरे पे दिखाई दे रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। और मैं आपको बताऊं, आपने जिन लोगों ने ये कमेंट में बोला है उनको मैं बताऊं, विपुल जी की मुस्कुराहट के पीछे का भी राज बहुत बड़ा यही है। और दिल से आज विपुल जी और हम लोग खुश हैं कि आप लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर शोज जो हो रहे हैं दूसरे चैनलों पे आप जाके देखिए वो रोने वाले शोज होते हैं। हम लोग यहाँ पर हंसते मुस्कुराते प्रॉफिट कमाते चलते हैं। और इस पे पूरी जो आप देखिए, यहाँ पर अभी आपको स्क्रीन पे 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। शौर्य बहुत मेहनत करते हैं जो कि IPO की दिग्गज चीजें निकाल कर लाते हैं। अभी शौर्य ही आज आपके IPO का जवाब भी देंगे। मैं सवाल आज शौर्य से पूछने वाला हूँ। पहला, अभी इस समय बैक एंड टीम जो बहुत मदद करती है, जिस हिसाब से वो मेहनत करते हैं, सवालों को सुझाव लेकर आते हैं, विपुल जी आसानी से पढ़ लेते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। शौर्य, हमारे क्या पैरामीटर पर ये IPO फिट बैठता है, सबसे बड़ा मेरा सवाल। जी, सब्सक्रिप्शन हो गया, GMV भी ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी सपोर्ट नहीं दे रही है। और अगर एक चीज भी कहीं खटका जमता है तो हम अपने मित्र यार जो हमारे दोस्त लोग हैं उनको यही कहते हैं, भैया दूर रहो। तो अगर IPO की इस समय भरमार है, अगर ऑफिस छूट जाएगा तो क्या होगा, दूसरे ऑफिस को ज्वाइन कर लेंगे। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज खटका दे रही है, थोड़ा दूरी बनाकर रखें। इतना कुछ मारा मारी नहीं है, बहुत से IPOs ने अच्छे परफॉर्मेंस दिए, हो सकता है ये अच्छा परफॉर्मेंस दे जाए लेकिन टिक नहीं पाएगा। नीचे साइड पे 250 का डिप मार सकता है, स्टॉक अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं थोड़ा अवॉइड करिए। जब जो मन में दुविधा आ जाए तो फिर अवॉइड ही करना चाहिए। इस बीच मोटो जोशी जी का एक सवाल ले लेते हैं, IPO से जुड़ा हुआ है। कह रहे हैं कि विपुल जी एक बार राशि पेरिफेरल पे रवि जी की भी राय दिला दीजिए, रिजल्ट भी अच्छे हैं, फंडामेंटल व्यू चाहिए। 250 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, राशि पेरिफेरल के हाल की लिस्टिंग है 336 रुपए के भाव पर। क्या सलाह रहेगी सर राशि के ऊपर आपकी? देखिए, इस समय अगर मैं देख पा रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अग्रेशन तो ऐसा कुछ खास यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ स्टॉक में अगर बने हुए हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, शायद थोड़ा सा और मोमेंटम वापस रिवर्स करे, थोड़ा सा अग्रेशन और बढ़ता हुआ नजर आए। इसलिए अभी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इसको होल्ड करके रखिए, थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा शायद टाइम देने के बाद आपको चीजें ज्यादा बेहतर बनती हुई नजर आएंगी। ठीक, ये राय निकल करके आती हुई। एक सर बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है आजकल आधार हाउसिंग को लेकर के, अब आज भी आए हुए हैं, इसको भी हम चाह रहे हैं कि IPO सेगमेंट में ही डिस्कस कर लें। आधार हाउसिंग पे अभी क्या सलाह रहेगी सर? जिन लोगों के पास है, जो लोग थोड़े से फंस गए हैं, उनको कहाँ पे निकलना चाहिए? देखिए, रिवर्ट करे 365 के आसपास आता है, निकल जाइए। अगर डिप पे मिलता है 305 औच के आसपास तो वापस से विपुल जी को तंग करिए, क्योंकि फिर से एंट्री शायद बनती हुई नजर आएगी। ठीक, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। अब जरा फटाफट जान लेते हैं कि SME क्षेत्र में क्या कुछ घट रहा है। सॉरी जी, SME क्षेत्र की अगर बात करें तो 2 IPO खुले हुए हैं। पहला है GSM फॉइल्स। सब्सक्रिप्शन देखें तो लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 43.68 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है और ग्रे मार्केट में कंपनी को 32 रुपीज़ के प्राइस पे
8 रुपए इसका प्रीमियम मिल रहा है, यानी 25% का। दूसरी कंपनी है विला ट्रांसकोर। विला ट्रांसकोर की अगर बात करें तो अभी वो 4.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है और ग्रे मार्केट में लेकिन कंपनी को 147 रुपीज के प्राइस पर 85 रुपीज का प्रीमियम मिल रहा है, यानी 57 से 58% के आसपास प्रीमियम कमांड कर रही है ये कंपनी। ठीक सर, इन दोनों में से किसी एसएमई आईपीओ पे आपकी नजर गई क्या, और क्या इनमें से कुछ कोई ऐसा है जहां पे निवेश किया जा सकता है? देखिए, मुझे दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, दोनों में अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। और एसएमई आईपीओ पे तो सबसे बड़ा चैलेंज है जो विपुल जी ये है कि ये मिलते नहीं है। कहीं ना कहीं से मिलना शुरू हो जाए ना हमारे इन्वेस्टर को, तो फिर इन्वेस्टर भी मस्त हो जाएंगे और प्रॉफिट भी मोटा कमाएंगे। भले हो सकता है कुछ कुछ में लॉस कमाए, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बहुत ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है दोनों में अप्लाई करिए, देखते हैं किस्मत में अगर मिला तो फिर प्रॉफिट जरूर निकलेगा। बिल्कुल। और एक तो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देख करके ताज्जुब होता है कि मतलब 100 गुना सब्सक्राइब हो रहे हैं, रिटर्न 400% आ रहे हैं लिस्टिंग पर, लेकिन शेयर किसी को मिल नहीं रहे हैं। तो ये बड़ी दुविधा है। इस बात तो सही है आपके सर। चलिए, तो फिलहाल वाह क्या आईपीओ है को यहीं पर समाप्त करते हैं। वाह क्या आईपीओ है। चलिए चुन चुन के तरफ जाएं, उससे पहले एक सपना जी का प्रश्न ले लेते हैं। कह रही नमस्ते विपुल जी, रवि जी, मेरे पास शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 200 शेयर हैं 245 के भाव पे, 3 महीने से होल्ड कर रही हूं, अभी आगे क्या करना चाहिए? तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे क्या सलाह रहेगी सर? ये भी अपने क्षेत्र में जो है इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न इस शेयर में आते हुए दिखाई दिए हैं। इनकी खरीद थोड़ी सी ऊपर की है, आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए विपुल जी, मुझे अगर याद आता है तो ये शेयर मुझे इसलिए याद है क्योंकि जब मैंने अपना सबसे पहला जब आपका प्रोग्राम किया था तो उसमें इस SCI इसी को सबसे पहले अपने इसमें रिकमेंड किया था। और दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज ट्रेडेड एट 120 टू 155 के बीच तक हम लोग इसको बाय देते गए। तो आज दमखम दिखा है, मुझे लगता है भले आपने ऊपर खरीदा है लेकिन स्टॉक अच्छा है, कंटिन्यू करिए, निकलने की जरूरत नहीं है। बस 2 हफ्ते और दे दीजिए, 2 हफ्ते बाद ही आपको अच्छा खासा अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पर दिखाई देगा। तो मुझे लगता है पोजीशन होल्ड रखिए। पोजीशन होल्ड करके रखिए सपना जी। अभी यहाँ पर आपको और अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई देंगे। आपने 245 पे लिया है, 261 ऑलरेडी है, और अभी आप होल्ड करके ही रखिए इस शेयर को। चलिए, अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट चुन चुन के का। चलिए, खास पेशकश हमारी चुन चुन के, और ये सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है। और जो बड़ी संख्या में दर्शक पूछ रहे थे कि 1 साल 2 साल के लिए कुछ शेयर रिकमेंड कर दीजिए, बताइए रवि जी से पूछिए। तो अब हम पूछेंगे उनसे कि आखिर में क्या करना चाहिए। और आज 2 शेयरों पे आज रिकमेंडेशन ऑलरेडी आ चुकी है। NHPC पे खरीदारी की सलाह दी गई है, अशोक लेलैंड पे दी गई है, इसके अलावा भी बहुत सारे शेयरों पे दी गई है। तो अब जो है 2 सबसे महत्वपूर्ण शेयर कौन से होंगे सर, आप बताइए। देखिए, 2 स्टॉक्स मैंने चूज किए हैं, हालांकि इनमें से पहले रिकमेंडेशन अभी मेरी बीच से निकल गई थी, ये कह लीजिए, वो है IRB इंफ्रा। इस समय IRB इंफ्रा को बाय करने की रिकमेंडेशन है, 90 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस है 63 रुपीज का। तो एक ये स्टॉक है। दूसरा स्टॉक तो मैंने 1 बजे के हिसाब से दिया था, लेकिन अभी तक आते आते ही रॉकेट होना शुरू हो गया। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, खरीदारी करिए, वो है IOB। इस समय करंट लेवल पर, इसीलिए मैंने रेट नहीं दिया, करंट लेवल पर खरीदारी करिए। टारगेट होगा 90 रुपए का और स्टॉप लॉस होगा इसका 62 रुपीज का। तो दोनों मल्टी बैगर की श्रेणी में बढ़ते हुए स्टॉक हैं, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी 2 स्टॉक जो आपने मैंने रिकमेंड किया था, आपने बता ही दिए। अशोक लेलैंड 255 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस यहां पर 210 का, और साथ ही NHPC 92 के स्टॉप लॉस से 120 का। तो ये चारों स्टॉक्स हैं जो कि दमदार हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पोर्टफोलियो पे चमक बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो ये वो 4 शेयर निकल करके आए हैं। 2 शेयर कार्यक्रम के दौरान बताए गए। NHPC पे खरीदारी की सलाह है 120 रुपए के लक्ष्य के साथ। और अब यहाँ पे मोमेंटम जो सुबह बिल्कुल फ्लैट दिखाई दे रहा था, अब मोमेंटम बनता हुआ NHPC पे देखने को मिल रहा है। और 103 के आसपास जो है वो शेयर अब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, 103 रुपये 30 पैसे के आसपास। IRB इंफ्रा पे खरीदारी करने की सलाह है। यहाँ पर भी आप मौजूदा भाव पे खरीदिए, 72 के आसपास चल रहा है। 63 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर की तरफ 18 रुपये ऊपर के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 90 रुपये के लक्ष्य के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं। IOB में भी खरीदारी की सलाह है, यहाँ पर भी 90 का ही लक्ष्य है। और ये दोनों शेयर जो है रवि जी का मानना है मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं। 72 पे खरीदिए, 90 का भाव अभी फिलहाल के लिए, और स्टॉप लॉस आपको 10 रुपये नीचे का एक दिया गया है।
उसका भी ख्याल रखें आप। 62 रुपये के आसपास। और अशोक लेलैंड पे भी आज खरीदारी की सलाह दी गई है। तो ये 4 शेयर ऐसे हैं जो आपके पोर्टफोलियो की चमक जो है वो और बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। तो इन पर आप नज़र बना करके रखिए और लक्ष्य अगर ध्यान में रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस को भी ध्यान में रखिए। वॉलेटिलिटी में यही जो है स्टॉप लॉस जो है आपको बड़े नुकसान से बचाता है। रवि सर, आज के इस कार्यक्रम में जुड़े आप और तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, आईपीओ बाजार पे चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का दिन भी काफ़ी शानदार है सर। बाजार नए नए हाई बना रहा है, अभी भी 105 अंक ऊपर निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जिन भी स्टॉक्स की चर्चा करी है ये सारे क्लाइंटों को हमारे सजेशन गए हुए हैं और आप लोग इसको फॉलो करें और अच्छे स्टॉक्स लें। कचरा स्टॉक्स बाय करने की कोशिश ना करें, नहीं तो फंस सकते हैं। पोर्टफोलियो को चमकाएं, यही मेरी दुआ है। थैंक यू। थैंक यू सर। और इस बीच बहुत सारे दर्शकों के सवाल अभी भी सामान्य रूप से नहीं ले पाए हैं। मुकेश संगल जी कह रहे हैं अभी मैं आधार हाउसिंग का 500 शेयर लेने वाला था सर, आपने बचा लिया, धन्यवाद आपका। तो बहुत लोगों की टिप्पणियां आ रही हैं सर, लेकिन समय की कमी के चलते हमको बीच में ही बातचीत रोकनी पड़ रही है। हालांकि अरुण केजरीवाल जी का एक सुझाव था कि आप शनिवार को भी कार्यक्रम शुरू कीजिए। तो अब देखते हैं, आपसे अगर ट्यूनिंग बैठ जाती हूँ कि आप भी काफ़ी व्यस्त रहते हैं तो हम लोग को एक दिन और किसी दिन बैठना पड़ेगा ताकि जो दर्शक हैं जिनके प्रश्न नहीं ले पा रहे हैं उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिलहाल आप सभी से क्षमा जिनके प्रश्न नहीं ले पाए हैं, कोशिश करेंगे कल कार्यक्रम के दौरान आपके साथ आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएँ। तो कल फिर 1 बजे जुड़ जाइए और लगातार मनी9 के साथ बने रहिए। मुझको इजाज़त दे दीजिए और कल मिल करके देखते हैं कि बाजार और कितनी ऊंचाई छूता हुआ दिखाई देगा। नमस्कार। हेलो मनी9।